अस्सलामुअलैकुम के इसके नावल पे आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है मैं किसके हाथ पे। नावल के राइटर हैं फ़ाखरा गुल। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। अरे यार, क्यों ना हम जंजाल पूरा कर लें। अच्छे भले सीरीज़ ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखते लिखते इमाद के दिल में जाने क्या आया कि एकदम सर उठाकर अपना नवा नकोर आइडिया सबके सामने पेश कर दिया। वो लोग प्रोफेसर हसाम की क्लास के बाद कैंटीन में अपने मखसूस गोशे में बैठे पेट पूजा करने के साथ साथ ड्रामा फंक्शन की तैयारियां भी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इसका ये चुटकुला सुनकर तो सब हैरान रह गए और सबोक हाथ खोल कर ताली बजाने के मखसूस स्टाइल के साथ खुद ही गाते हुए किसी तेज़ रफ्तार वैगन की तरह डोलने लगा। तो इस मर्दाना और बेढंगे रक्स पर वो सब बुलंद आवाज़ में कहके लगाते एक दूसरे के हाथों पर ताली मारते इंजॉय करने लगे, जबकि बाकी सब बमुश्किल से बिठाते हुए बाकायदा पेट पर हाथ रखे हंस हंस कर बेहाल हुए जा रहे थे। घुंघरू बजाने और बालों को ख्याली झटका देने का स्टाइल इसका वाकई ज़बरदस्त था, और वो था भी तो ऐसा ही कब किसकी परवाह करता था। जो जी आया कर डाला, लोग क्या कहेंगे जैसा जुमला इसके जहन की स्लेट पर कभी नमूदार ही नहीं हुआ था। इसके रक्स की जिद्दत देखकर कैंटीन में एकदम ही सीटियों, तालियों और हुटें का जो तूफान बुलंद हुआ। जो जहाँ चंद लड़कियाँ खिसियाने लगी, वहाँ कुछ लड़कियों को फ़ौरन अपने बैग और फाइल संभाल कर उठते ही बनी। लो भला, इसमें हंसने की क्या बात है। चीमा गुरु का रोल तो ये अपना सबूक भी खूब कर लेगा। इमाद अभी तक अपने चटपटे ख्याल की ताई चाहता था। हाँ भाई, और लेडी हेल्थ वर्कर बन जाएगा शमुएल। जिमिल ने हंसते हंसते स्याह आंखों से निकल आने वाले आंसू अपनी मखरूती उंगली की पोर से साफ करते हुए शमुएल को मुखातिब किया, जिसे शायद सबूक की बेबाक परफॉर्मेंस बुरी लग रही थी। लिहाजा खामोशी से कोई भी जवाब दिए बगैर हस्बे साबिक छोटे छोटे घूंट लेकर कोल्ड ड्रिंक से अपनी अंदर की गर्मी मिटाता रहा। कह के बिखरते माहौल का कोई रंग इसके सपाट चेहरे की दहलीज को छूकर नहीं गुजरा था। टेंशन वेंशन क्यों लेता है जाने जाना, 4 दिन की ज़िंदगी है मुस्कुराना। सबूक एक बार फिर टोन में आ गया था। यह इसका अपना फ़लसफ़ा और ज़िंदगी गुजारने का असूल था, जो वो शमुएल को भी समझाना चाहता था। हाँ शमुएल, तुम भी कभी हंसी मजाक में शरीक हो जाया करो। उतार डालो खुद पर से ये प्राउडनेस का चोला। ईमान ने भी सबूक की तायीद की। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, और मुझे इस तरह के फजूल जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं। सबूक पर नज़रें जमाते हुए इसने कोल्ड ड्रिंक टेबल पर पटकी। लेकिन हम तो ऐसे ही फजूल हैं। एन इसके सामने बैठकर सबूक ने कोनिया टेबल पर टिका दी। हिम्मत है तो क्रॉस कर, वरना बर्दाश्त कर। सबूक, तुम अपनी औकात में रहा करो। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं ग्रुप में शामिल हुए और लगे मेरी हिम्मत को ललकारने। शहादत की उंगली इसकी तरफ करके वो एकदम धाड़ा था। तुमने एक उंगली मुझ पर उठाई, बाकी 3 खुद तुम पर उठ गई। अरे यार, ललकार ना क्या, हम सब तो गप्पे मार रहे थे, शुक्र कर रहे थे, और बस मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहता। इसके एकदम हाइपर हो जाने पर वो सब हैरान रह गए थे। ये ठीक था कि सबूक ने इनके ग्रुप को कुछ ही अर्से पहले ज्वाइन किया था, लेकिन ये भी सच था कि अपनी चुलबुली फितरत की बदौलत इसने सब में जैसे जान डाल दी थी। और हाँ, कर सकता हूँ क्रॉस तुम सबको, समझे। फिनिश, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड नाउ। बारी बारी सबको देखते हुए इसने अल्फाज चबाते हुए जुमला मुकम्मल किया और फिर सबके वापस बुलाने, यहाँ तक कि सबूक के एक्सक्यूज़ कहने पर भी बगैर रुके ग्रुप छोड़कर चला गया। यूनिवर्सिटी में पहला दिन सबूक को अच्छी तरह याद था, जब वो बरामदे में खड़ा नोटिस बोर्ड पर से सब्जेक्ट्स और मुतल्लिका प्रोफेसर के हवाले से दी गई इब्तिदाई मालूमात पढ़ रहा था कि एकदम इसे अपने पीछे चंद लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ, जो फूल बनाने के लिए एक से बढ़कर एक आइडियाज़ दे रहे थे। नोटिस बोर्ड तो वो पढ़ ही चुका था, तो ज़रा सा रुख मोड़कर यूं खड़ा हो गया कि मनी प्लांट से ढके सुतून के साथ खड़े इन सब के चेहरे आसानी से देख सकता था। 2 लड़कियां और 3 लड़के बड़े ही जोशो खरोश से अपने काम में मसरूफ़ थे। लेकिन ये क्या, एक तरफा मोहब्बत जिस पर वो हमेशा हंसा करता था आज समझ आई थी। ब्लू टाइट जीन्स पर पैरेट ग्रीन शर्ट और गले में ब्लैक कलर के स्कार्फ की नॉट बनाए शॉर्ट बॉब कट बालों के साथ वो इसे अपने दिल में मौजूद महसूस हुई। हंसते हुए इसके गालों में नमूदार होने वाले डिम्पल ने तो इसे बेखुद सा कर डाला। अपनी इस कैफियत पर वो न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान भी था, लेकिन दिल में सर उठाते ये जज्बात इसे अच्छे भी लगे थे। वह आंखों की तरफ से पेश करदा अर्जी पर दिल ने न सिर्फ साइन बल्कि मोहर तक लगा दी थी। जब भी इसने आगे बढ़ने का सोचा, दोस्त बनाने में तो वो माहिर ही था, लेकिन अब चूंकि मामला दोस्त से बढ़कर महबूब तक जा पहुंचा था, तो इससे रहा ना गया। तो जब वो लोग तमाम आइडियाज़ फाइनल कर चुके, तो एकदम सामने आकर बगैर किसी तकल्लुफ़ और झिझक के नहायत एतमाद से कहने लगा, मेरा तो ख्याल है दोनों पाँव बांध कर तो लाख चले री गोरी थमके पर डांस करवाया जाए। बाकायदा दोनों पाँव जोड़कर इसका हल्का सा ट्रेलर पेश किया तो वो सब इसकी इस कदर खुद एतमादी पर हैरान रह गए। लिहाजा खुशदिली से इसकी तजवीज़ की तायद करने के बाद तारुफ का मरहला भी तय पा गया, लेकिन कोई बच ना पाए।
और ये चेक रखना तुम्हारी ड्यूटी है। जिमल ने ये मिशन जाजिब के सुपुर्द किया था। सबूक ने चूंकि सीट एडजस्टमेंट के बाद अब इन्हें ज्वाइन किया था, लिहाजा सोच रहा था कि हो सकता है नया होने की वजह से वो भी फंस जाए। इनकी बातों से महजूज होने के साथ साथ खुद को फुल प्रूफ रखने के बारे में सोच ही रहा था कि जिमल इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। यकीनन वो इस बात से बेखबर थी कि वो जाजिब की तरफ देखते हुए भी इसे ही देख रहा है, और गले में झूलते गोल्ड के क्रॉस ने इसे काफ़ी हद तक बेचैन कर दिया था। सबूक, हमारी कश्ती में गात लगाकर सुराख करने की कोशिश ना करना। गो कि आप जनाब के बजाय वो लोग एकदम ही तुम पर आ गए थे। लेकिन इस तरह मुखातिब करने पर जब इन सब ने एकदम ही से देखा तो वो लम्हे भर को गड़बड़ा सा गया। मैं समझा नहीं। खुद को परएतमाद जाहिर करने के लिए इसने ख्वामख्वा ही हाथ जेबों में डाले थे। भाई मतलब ये है कि हमारे तमाम आइडियाज़ जानकर तुम ज़रूर अपने बचाव की तरकीबें सोच रहे होगे। गुलाबी लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए। यकीनन वो इसके ख्यालात जान गई थी। अरे बच ही तो नहीं पाया जिमल बीबी, इसने दिल में कहा। आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। वो काफ़ी हद तक संभल चुका था जब भी शाने उचकाते हुए बोला। अब वो बरामदे के एन सामने वाक़े कॉमन रूम की तरफ देख रहा था, जहाँ नोटिस बोर्ड के इर्द गिर्द काफ़ी स्टूडेंट्स इनके मुतवक्का शिकार के तौर पर जमा थे। जिमल, यार तुम भी ना बस सहमी हो। अरे इसे क्या फूल बनाना, ये तो अपना क्लास फेलो है, चल जिगर दोस्ती कर। इमाद ने आगे बढ़कर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो सबूक के साथ साथ जिमल, ईमान और जाजिब भी हैरान रह गए। शमूल इस दिन इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी नहीं आया था, वरना शायद वो लोग एकदम इतना फ्रैंक ना हो पाते। यह अलग बात है कि दूसरे दिन वो इसकी ग्रुप में शमूलियत पर नहाया चिराग पा हुआ था। अरे छोड़ यार, गले मिलो, आज से तू भी अपना साथी है। इससे पहले कि वो कुछ कहता वो सब चीखे ही तो थे। माद, वो तीनों एक साथ बोले, जबकि सबूक की सूरत हाल पर हैरान था, लेकिन इसे हैरान होने का मजीद मौका दिए बगैर वो दोनों बाजू वाह करते हुए इसकी तरफ बढ़ा और बड़े ही दोस्ताना अंदाज में इससे गलने मिलने लगा। तो दोस्तों, आज मेरी तरफ से ट्रीट। शायद वो हैरत से सबको मार डालना चाहता था। नेक काम में देर कैसी, जाजिब ने कहा। सबूक भी अब कदरे मुतमईन हो चुका था। तो चलो फिर कैंटीन, इमाद ने कहकर कदम बढ़ाए तो नासमझी की कैफियत में वो सब इसके पीछे चल दिए। इतना खाना कि मज़ीद 2 दिन फिर मैं किसी को खाता हुआ ना देखूं। वो लोग कैंटीन में दाखिल हो गए थे। क्या याद करो कि कमी इमाद से भी पाला पड़ा है, फर्जी कॉलर चाटते हुए इसने कहा तो कुर्सी पर बैठते हुए वो लोग मुस्कुरा दिए। लेकिन सबूक की नज़रें तो शायद इधर उधर देखने पर राजी ही ना थी। बैठा भी तो ऐन जिमल के सामने वाली कुर्सी पर, ताकि ख्वामख्वाह टाइम ज़ाया होने से बचे और जब नज़र उठे तो इसी के चेहरे पर पड़े। इतना दिल फेंक तो वो हरगिज़ ना था, लेकिन शायद वो चेहरा ही कुछ खास था। इमाद ने कोल्ड ड्रिंक्स, पैटीज, समोसों, चाट और आइसक्रीम वगैरह का ऑर्डर दिया और सबको बाकायदा स्टार करके खिलाया भी, और इतना खिलाया कि लंच तो क्या, यकीनन वो लोग डिनर भी ना करते। सबूक को इन सब की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ ही देर में वो सब कितने पुराने दोस्त मालूम होने लगे थे। ओह नो, याद ही नहीं रहा, प्रोफेसर हमदानी ने बुलाया था। आइसक्रीम पर हाथ साफ करते हुए एकदम इमाद को याद आया तो जैसे इन सभी को इमरजेंसी कॉल याद आ गई। सबूक, यार तुम बैठो, हम अभी आए, कहकर वो चारों जल्दबाजी में जो बाहर निकले तो काफ़ी देर तक ना लौटे, यहाँ तक कि वो पहलू पे पहलू बदलने लगा। लेकिन जब कैंटीन से शौकत ने आकर पैसों की तलबी की तो गोया सारा मामला इसकी समझ में आ गया। गोया वो लोग इसे बड़े मज़े से उल्लू बना गए थे और इतने आम से जोक को वो नज़रअंदाज कर गया था। खैर जो कुछ भी था, जिस जाल से वो बचना चाहता था, दोस्ती का दाना देखकर इसी में कैद हो गया था। अपनी टीम वो पहला दिन होने की वजह से ज़रा ज़्यादा रुपए लाया था, लिहाजा वॉलेट खोला तो मतलूबा रकम दरामद हो जाने और इज़्ज़त बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। कैंटीन से बाहर निकला तो सबने लॉन में कह के बरसाते हुए इसका इस्तकबाल किया। वो तो शुरू ही से ऐसी रफ़ाकतों का तलबगार था, लिहाजा बुरा मनाए बगैर खुले दिल से इनके साथ हंसने में शरीक हो गया कि वो मज़ीद कोई टेंशन नहीं लेना चाहता था। ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से इसने सहल राह पर डाला था। वालिदैन के इंतकाल के बाद रिश्तेदारों के रिवायती सलूक ने इसे इतना बददिल कर दिया था कि वो अपना शहर ही छोड़ आया, और जो थोड़ी बहुत रकम इसके पास थी, इससे पहले तो एक मामूली सी रिहाइश का इंतज़ाम किया और इसके बाद अरसा 5 साल से वो हॉस्टल में मुकीम था। तालीम हमेशा से इसकी तरजीह रही थी और फिर मेहनत करने को इसने कभी आर नहीं समझा था, क्योंकि तालीम हासिल करने और ज़िंदा रहने के लिए इसे पैसों की ज़रूरत थी। इन्हीं दिनों इसने जाना कि पैसा कुछ ना होते हुए भी कितना कुछ है, और फिर जैसे जैसे इसकी तालीमी काबिलियत बढ़ती गई, जॉब भी बतदरीज बेहतर होती चली गई। मैं आई कम इन सर, दरवाज़ा नॉक करके इसने रस्मन इजाज़त तलब की थी और इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ। वेल डन सबूक रज़ा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे मायूस नहीं किया। ज़िया साहब के हाथ में सेलिंग रिपोर्ट थी। सिर्फ 2 माह में इनके तैयार करदा एडवर्टाइज की प्रोडक्ट 70% लोगों में मकबूल हो चुकी थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह अच्छी और मौसर एडवर्टाइजमेंट थी। सर, ये तो आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे काम करने का मौका दिया, वरना इस फील्ड में तो ना मेरी काबिलियत थी ना ही तजुर्बा।
अरे नहीं सबूख रज़ा, आप में वाकई बेहतरीन सलाहियतें पोशीदा हैं और मुझे फ़ख्र है कि आप मेरी फ़र्म का हिस्सा हैं। वो इसके काम से बेहद खुश थे जब भी फ़राख दिलाना तारीफ़ कर रहे थे। यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के अखराजात पूरे करने के लिए इसने पार्ट टाइम जॉब कर रखी थी और ये सारी सूरत हाल ज़िया साहब के इल्म में थी। जब भी इन्होंने जॉब देते वक्त मुकम्मल जिम्मेदारी सौंपने के बजाय इसे असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर के तौर पर रखा था, जहां रोज़ाना 5 घंटे वो मकबूल साहब को असिस्ट किया करता था। लेकिन इन दिनों चूंकि वो अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे, सो जब एक मशहूर ज़माना कंपनी ने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एडवर्टाइज़ के लिए इनसे रुजू किया तो सारी जिम्मेदारी इस पर आन पड़ी, जिसे इसने अनथक मेहनत से पूरा करने की कोशिश की। और आज आने वाली सेलिंग रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया था कि वो ये काम करने में मुकम्मल महारत रखता है। जब भी खुश होते हुए ज़िया साहब ने इसके लिए बोनस का ऐलान कर दिया। आज जिमिल की बर्थडे थी। सुबह तो इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में ही इस दिन को सेलिब्रेट किया, लेकिन शाम को सबूक ने इसे खुद इनवाइट किया था। वो बात जो आज तक इसके दिल में थी, इसे वो ज़ुबान तक ले आना चाहता था। इस सिलसिले में आज वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। नेवी ब्लू बेल बॉटम पर हमेशा की तरह छोटी सी शर्ट पहने वो इसके सामने मौजूद थी। ताज़ा फूलों से मुज़य्यन बुके और इज़हार के लफ्ज़ों में गुंदा खूबसूरत सा कार्ड जब इसने जिमिल को दिया तो पढ़कर वो यूं मुस्कुराई जैसे ये सब हस्बे तवक्का था। उसे कहो कि बहुत नामुराद शय है जुनू, उसे कहो कि मुझे है बहुत जुनू उसका। शेर तो ज़बरदस्त है। गहरी मुस्कुराहट से सबूक की तरफ देखा जो इसके जज्बात जानने को बेताब था। ये सिर्फ शेर नहीं है बल्कि मेरे दिल की सच्चाई भी है। इसकी बात सुनकर वो हंसते हुए आगे को झुकी तो एक बार फिर इसकी नज़रें इसके गले में पड़े क्रॉस से उलझने लगी। सबूक, तुमने बहुत देर में इकरार किया है, जबकि यही बात तुम्हारी नज़रों ने मुझे काफ़ी पहले समझा दी थी। वो इसकी बेचैनी का मज़ा लेते हुए धीरे धीरे बोल रही थी। ये ठीक है कि मेरे और तुम्हारे जज्बात एक जैसे हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं क्रिश्चियन हूँ? अरे तो क्या हुआ है, किताब से शादी तो जायज़ है ना यार। वो इतनी बेताबी और बर्जिस्तगी से बोला कि बेसाख्ता इसका कहका उमड़ आया। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। सलमान खान के ही अंदाज में एक बार फिर वो टून में आ चुका था और इसके लबों पर गीत था। प्रोफेसर हसाम चूँकि मार्किंग करते वक्त अटेंडेंस को भी ख़ास अहमियत दिया करते थे, लिहाजा कोई चाहे या ना चाहे इसे बकौल सबूक के ये हवस बेजा ज़रूर भुगतना पड़ता। जिमिल, जाज़िब, ईमान और इमाद 2 हफ्तों के लिए टूर पर गए हुए थे और इन सब के बेहद इसरार और ज़िद के बावजूद वो अपनी प्रोफेशनल मसरूफियत की वजह से जा नहीं पाया था। लिहाजा प्रोफेसर हसाम की क्लास अटेंड करते हुए एकदम ही इसके दिल में शरारत का ख्याल आया। आज इन सब की गैर हाजिरी का पहला रोज़ था, तो दोस्ती निभाने का सोचते हुए इनके नाम आने पर मज़े से आवाज़ बदल कर यह सर कहने लगा। फंसा तो तब जब ईमान की बारीक सी निस्वानी आवाज़ बनाने की कोशिश में इसे मर्दाना वार चीख आ गई। इसके बाद तो जैसे क्लास के दरो दीवार कहकों से गूंजने लगे और शायद देर तक कमरे में यही समा रहता, लेकिन डाइस पर प्रोफेसर हसाम की टिक टिक ने माहौल को फिर से संजीदा बना दिया था। सबूक रज़ा, आप क्लास के बाद मुझसे मिले, कहकर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गए। वो मिला तो इनसे ये सोच कर था कि अब यकीनन काफ़ी देर तक इनका नसीहतों भरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, लेकिन इसके बरक्स इसके सॉरी कहने पर वो मुस्कुरा दिए। मैं जानता हूँ बेटा, तालिब इल्मी के दौर में स्टूडेंट्स इस तरह की छोटी छोटी शरारतों को अपने ऊपर वाजिब ख्याल करते हैं। इनके लहजे का ठहराव और धीमी सी मुस्कुराहट इसे अपने बचपन और वालिद की याद दिला गई कि वो भी शरारतों को बच्चों का फितरी हक समझकर मुस्कुरा दिया करते थे। यूनिवर्सिटी के बाद आपकी क्या रूटीन है? वो चूँकि जानते थे कि सबूक रज़ा एक हाइपर एक्टिव लड़का है, लिहाजा इससे बात करने में वो हमेशा लुत्फ़ महसूस किया करते थे। खुद तो यंग थे ही, लेकिन फिर भी अपने मर्तबे के लिहाज से स्टूडेंट्स को बेटा कहकर पुकारा करते थे। सर, यूनिवर्सिटी के बाद एक एड कंपनी में जॉब करता हूँ। घर है ना घर की फ़िक्र, हॉस्टल की बेफिक्र ज़िंदगी है और बस। अब वो अपने असली फ्रैंकनेस से रिलैक्स होकर बात कर रहा था। वो किसी सोच में थे। कभी मज़हब को समझने की कोशिश की आपने? जी, मैं समझा नहीं। इस अचानक सवाल पर वो हैरान था। मेरे साथ दर्स अटेंड करने चलोगे? श्योर सर, वाई नॉट। जिमिल तो थी नहीं, लिहाजा आजकल वो फारिग ही फारिग था, लिहाजा फौरी हामी भर ली। सबूक के बिना जिमिल का दिल कहीं नहीं लग रहा था। इतनी बेताबी और बेखुदी तो इस पर भी आयाना थी। अपनी इस कैफियत को वो किससे बयान करती कि वो सब तो इससे छेड़ने पर तुल जाते। मोबाइल सबूक के पास था नहीं कि बात होती, या वो SMS के ज़रिए अपने दिल का हाल इससे बयान कर डालती। हॉस्टल के नंबर पर वो कितनी मरतबा फ़ोन कर चुकी थी, जो कभी तो इंगेज मिलता वरना इससे बात ना हो पाती। नतीजतन इसने जल्दी वापस जाने का शोर मचा डाला। ये लड़की, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इमाद और ईमान शॉपिंग करके लौटे थे कि जाजिब की इत्तला पर फ़ौरन इसकी तरफ दौड़े आए। बस मेरा दिल नहीं लग रहा, आप वापस चलें। जमाई लेते हुए अपने ऊपर मज़ीद सुस्ती तारी करके वो बोली तो ईमान हंस दी। पहले चेक तो कर लो, दिल है भी या? ओ मायनी खेज अंदाज में तीनों ने इसे छेड़ा तो वो बजाय ब्लश होने के मज़ीद डीठ बन गई। है तो, लेकिन अगर ना हो तो कोई एतराज़?
ओह, एक बार फिर इन सब ने इसे छेड़ा। जिमल, बोर नहीं करो, अगर शहर से बाहर निकलने का प्रोग्राम बन ही गया है तो चंद रोज़ इंतज़ार कर लो ना, ईमान बोली। वो लोग ईमान के चचा के गेस्ट हाउस में रुके थे, जो कि कोयटा का मशहूर गेस्ट हाउस था। इसके बाद इनका सवार जाने का प्रोग्राम था, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बेचैन जिमल ही थी। लेकिन क्या करती, इसका दिल जो अब सबूक के लिए बेचैन हुआ जा रहा था, जिसने खुद से भी कोई राब्ता नहीं किया था। आज जाने की ज़िद ना करो, वो आज जाने की ज़िद ना करो। आज शायद इमाद ने सबूक की कमी पूरी करने की कोशिश की थी और सब ने मिलकर इसका साथ दिया तो इसे मानते ही बनी। और वैसे भी यहाँ आकर सबूक के लिए जो जज्बात इस पर आश्कार हुए थे वो करीब रहकर कभी ना होते। 2 दिन बाद इनकी रवानगी थी। वादी सवाद की दिलफरेबी को वो सभी अपने दिल में उतार लेना चाहते थे। क्या यूरोप और क्या इसकी रियासतें, जितना हुस्न अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किया है, इसके आगे दुनिया का हर खित्ता हिच नज़र आता है। पाकिस्तान की अक्सर खूबसूरत तरीन जगहों का सियाहों को तो क्या, खुद वतन अजीज़ के बासियों तक को इल्म नहीं है। अगर हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऐसी तमाम हसीन जगहों की मुनासिब कवरेज पेश करे तो सयाहों के ज़रिए हमारा मुल्क कितना ज़र मुबादला कमा सकता है। वो लोग एक दरमियाने दर्जे के होटल में बैठे थे। सामने आती सयाहों की जोड़ी देखी तो जाजिब बोल उठा, अरे सवाद तो फिर वेल नोन जगह है भाई। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए ना तो गाड़ी मैसर होती है न सड़कें। इमाद ने भी जाजिब के ख्याल की तायद की, जबकि जिमल और ईमान बारीक मोतियों से मुज़य्यन हाथ के काम वाली टोपियाँ पहने सब चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि एकदम मोबाइल की मैसेज टून से जिमल चौंक गई। दूर जाकर करीब हो इतने, हमसे तुम कब करीब थे इतने। चारों तरफ आई मिस यू का फ्रेम बनाकर अल्फाज की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया गया था। एक एक लफ्ज़ को नज़रों के रास्ते दिल में अच्छी तरह सेव कर लेने के बाद इसने मोबाइल में भी सेव किया और मैसेज के आखिर में दर्ज नंबर पर फ़ोन करने लगी। लेकिन इत्तेफाक से इसके मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो रही थी, सो इनमें से किसी का लेने के बजाय इसने ये काम रात तक के लिए मौकूफ़ कर दिया कि अगर वो इनकी खिदमत हासिल करती तो सब इसे छेड़ छेड़ कर इसकी नाक में दम कर देते। कहाँ तो डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट इसकी शौकियों से महफूज ना था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे देखने वालों ने ये भी देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें काफ़ी तब्दीली आती जा रही है। वो जो बेहद आज़ाद ख्याल और हर लिहाज से केयर फ्री था, मज़हब की तरफ इसका रुझान काफ़ी बढ़ता जा रहा था। यूनिवर्सिटी के बाद दर्स की क्लासेस अटेंड करता और हल्के फुल्के अंदाज में दूसरों को भी इस जानिब माइल करने की कोशिश करता। वो तो बस चलता फिरता गीत माला मशहूर था, हर वक्त गाना गुनगुनाना, और अगर मूड कुछ ज़्यादा ही बेहतर और मौज में होता तो लॉन में हो या कैंटीन, भंगड़ा डालने या डिस्को करने में भी आर ना समझता। अपने अंदर की तन्हाई दूर करने की कोशिश में वो एक मनमोजी तबीयत का मालिक मशहूर हो चुका था। हंसमुख और मिलनसार इतना कि हर कोई इसे अपना ही दोस्त ख्याल करता। लेकिन अब इसकी गुफ्तगू में गानों के बजाय आयत कुरानी और अहादीस शामिल होने लगी थी। लेकिन वो ये सब किसी पर भी ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करता था। इसकी तबीयत में पुख्तगी लाने और शख्सियत की दुरुस्त सिमत में तामीर का सेहरा यकीनन प्रोफेसर हसाम के सर था, जिनसे पहली मुलाकात में ही इनके अंदाज़े गुफ्तगू, जो कि वो क्लास के बरक्स बिल्कुल दोस्तों की तरह कर रहे थे, ने इसे इतना मुतासिर किया। जब इन्होंने दर्स में चलने का कहा तो वह इनकार न कर सका। जिमल चूँकि इन दिनों वहाँ मौजूद नहीं थी, लिहाजा बाकायदगी से दर्स में जाने लगा और फिर तो जैसे इसकी दुनिया ही बदल गई। तभी इसने जाना कि आज से पहले की गुजारी गई तमाम ज़िंदगी ला हासिल रही थी, और जब इसे एहसास हुआ कि ये तर्ज़ ज़िंदगी आखिरत में किस कदर तकलीफ़ का बायस बनेगा। चाहता था कि तमाम लोग दुनिया की चकाचौंध में से मुनासिब वक्त आखिरत की तैयारी के लिए वक्फ करें, लेकिन ये सआदत भी खुश नसीब लोगों के हिस्से में आती है, और इसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि वो जिमल को भी इस रास्ते पर साथ लेकर चले जिसे वो खुद से ज़्यादा चाहने लगा था और जो इसके बदलते हुए रवैये और आदत को देखकर तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। अनजाने में ही दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि अब दूरी मुमकिन नहीं रही थी, और इस हकीकत से भी सबूक इन्हीं दिनों आशना हुआ था कि अहले किताब से शादी कर लेना जायज़ तो है, लेकिन सोचो और अकायद का ये तजाद कभी अजान के तसादुम का बायस भी बन जाता है। जब भी इसने प्रोफेसर हसाम का तरीका इख्तियार करने का सोचा। जिमल, वो दोनों लाइब्रेरी में इकनॉमिक की बुक सामने रखे बजाय नोट्स बना रहे थे, लेकिन शायद दोनों ही मौके से गैर हाजिर थे। हाँ, जिमल ने जैसे किसी ख्याल से चौंकते हुए सर ऊपर उठाया तो सबूक की सी आंखों में लम्हे भर को अपना दिल दोलता महसूस हुआ। ट्राउज़र शर्ट पर खूबसूरत सुराहीदार गर्दन से मिस होता गोल्ड से बना स्लीप का निशान अब इसे एक दीमक की तरह खाने लगा था। मुख्तलिफ डिज़ाइन और मटेरियल के जाने कितने क्रॉस इसके पास थे, जिन्हें महज स्टाइल के लिए वो इस्तेमाल किया करती थी कि मज़हब से इसका वास्ता सिर्फ क्रिसमस या ईस्टर तक ही था। शाम को फारिग हो इसकी दिली कैफियत जानने के बावजूद वो बोला तो वो सफ़ेद कागज़ पर ख्वाह मुखाड़ी तिरछी लाइनें लगाने लगी। क्यों, मेरे साथ दर्स लेने चलोगी?
ये दुरुस्त था कि वो इसे इस्लाम की दावत देना चाहता था, लेकिन वो खुद से इसे कुछ कहना मुनासिब ख्याल नहीं करता था कि ऐसा ना हो दिल के हाथों मजबूर होकर महज अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए वो ये कदम उठा ले, बल्कि वो तो ये चाहता था कि अच्छी तरह सोचने समझने के बाद वो मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करे, जहन में मौजूद उलझनों, दिल के वसवसों और दिमाग के सवालात के साथ ठोस दलाइल से निपटे, और तब अगर वो अपने दिलो दिमाग को मुतमईन कर पाए तब ये इंतहाई कदम उठाए, ताकि बाद में ये अमल इसके लिए पछतावे का बायस ना बने। दर सुर में इसकी हैरत बजा थी। हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? किताब बंद करके अब वो वॉलेट में लाइब्रेरी कार्ड चेक कर रहा था। वो तो सब ठीक है सबूक, लेकिन वो हनूस मुतजब्जब थी। जिमल, सच कहूँ वो लम्हा भर को रुका। तो सच ये है कि मैं तुम्हें अपने मज़हब से मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ। इसके चेहरे पर मौजूद कशमकश देखते हुए वो काउंटर पर बुक इशू करवाने चल दिया। जिमी बीबी, शाजिल साहब आपको बुला रही हैं। बेड पर उंधे मुँह लेटी वो फैशन मेक की वर्क गर्दानी के साथ साथ मैडोना के म्यूज़िक कंसर्ट देख कम और सुन ज़्यादा रही थी। जब जमीला ने इनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर पेट्रिक के बेटे की आमद के बारे में बताया। ओह नो, इसे अभी इसी वक्त आना था। बुरा सा मुँह बनाते हुए सिल्क के बारी पर्दों के ऐन ऊपर लगे खूबसूरत से वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए मेघ पर सर रखकर लेट गई। मम्मा कहाँ हैं? बेजारी से पूछा गया। वो तो जी चर्च के साथ जो मिशनरी स्कूल बन रहा है ना जी, इसकी मीटिंग में गई हैं। जमीला ने मुकम्मल तफसील से आगाह किया। इसे टाल दो कि मैं प्रैक्टिस के लिए गई हूँ। ना सिर्फ वो खुद नाजुक सी थी, इसकी आवाज़ भी बेहद सुरीली थी। यूँ तो वो कभी इतवार को भी चर्च नहीं जाती थी, लेकिन खुसूसी तकरीब में मम्मा की ज़िद पर इसे ज़रूर हिस्सा लेना पड़ता। जब भी इसने ये उज़र तराशा था। वो जी मैंने कहा है कि आप घर पर हैं। वो डरते डरते बोली। 1000 दफ़ा समझाया, पहले पूछ लिया करो, लेकिन वही मुर्गे की एक टांग। जाओ, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? आती हूँ। मैं एक साइड टेबल पर पटक कर बालों की नन्ही सी पोनी बनाए वो बाहर आ गई। ओह स्वीटी, कितना इंतज़ार करवाती हो तुम? शाजिल सोफे पर बैठा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। इसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और इसका नर्म नाजुक हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे नहीं तो बस यूं ही। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी कि वो बिज़नेस में 60% का हिस्सेदार था और मम्मा की खुसूसी हिदायत थी कि इसे किसी तौर नाराज़ ना किया जाए। जानती हो, तुम्हारे इंतज़ार में एक लम्हा भी सदी बनकर बीतता है मुझ पर। वो बोला तो एकदम ही इसे सबूक का ख्याल आया, लिहाजा आहिस्तगी से हाथ छुड़ाकर दूसरे सोफे पर जा बैठी। कोई काम था शाजिल? जमीला चाय के लवाजमात सर्व कर रही थी जब इसने पूछा। तुम्हें देखना भी तो एक काम है। अजीब सी नज़रों से इसे देखते हुए वो बोला तो इसे फिर सबूक का ख्याल आ गया। कितनी इज़्ज़त और एहतराम होता है इसकी नज़रों में। इसने सोचा, न जाने क्यों आज वो बार बार सबूक का मवाजना कर रही थी, जबकि इन दोनों में तो कोई एक भी कदर मुश्तरक ना थी कि वो मवाजना करती। अभी वो सोच में थी कि अचानक इसे याद आया कि इसने तो आज सबूक से दर्स में पहुंचने के बारे में कहा था। शाजिल, आई एम सॉरी, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है। तुम चाय पियो, फिर मिलेंगे। हाँ बाय। याद आते ही इसने चाय का कप ट्रॉली में रखा और उजलत में से एक्सक्यूज़ करते हुए इसके चेहरे के बदलते तासुरात देखे बिना तेज़ी से दो दो सीढ़ियाँ फलांगती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। 10 मिनट में फ़्रेश होकर हस्बे मामूल जीन्स और घुटनों को बमुश्किल छूती अपनी दानिश में लंबी शर्ट पहनकर कलाई पर मोतियों, लेदर और धागों से बने 2-3 ब्रेसलेट जो वो सवाद से लाई थी पहने वो बिल्कुल तैयार थी। सो फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाकर हवा किसी रफ्तार से लाउंज ड्राइंग रूम उबूर करके कारपोर्च तक पहुंची और सबूक के बताए गए एड्रेस के मुताबिक ड्राइव करके मुकर्रम मकाम तक जा पहुंची। अंदर दाखिल होते ही एक मुनफरिद किस्म की भीनी भीनी खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। गत्ते के बोर्ड पर स्याह रोशनाई से दाएं तरफ बराएं ख़वातीन और बाएं तरफ मर्द हजरात की निशानदेही की गई थी। कुछ झिझकते हुए वो दाएं जानिब मुड़ी जहां सबकी जूतियां तरतीब से रखी गई थी, तो तकलीद करते हुए इसने भी झुक कर जूते के स्ट्रिप खोले और अंदर दाखिल हो गई जहां फर्शी नशिस्त का एहतमाम था। तमाम ख़वातीन नहायत अकीदत और तवज्जो से खातून मुकर्ररा का बयान सुन रही थीं। कुछ पर तो बाकायदा रख्तारी था। सबके लिबास मुख्तलिफ रंग और डिज़ाइन के ज़रूर थे, लेकिन एक बात जो सब में मुश्तरक थी वो ये कि तमाम सर ढके हुए थे, बल्कि कुछ ख़वातीन ने तो स्कार्फ के ज़रिए सर के तमाम बालों तक को छुपा रखा था। इस सारे माहौल में इसे अपना आप कुछ मिसफिट सा लग रहा था। ना तो इसके पास सर ढांपने के लिए कोई चीज़ थी, ना ही महफिल के लिहाज से माकूल लिबास। यूँ तो जीन्स शर्ट हमेशा इसे इसका पसंदीदा लिबास रहा था, लेकिन आज इसे ना सिर्फ अपने लिबास के इंतखाब पर अफसोस करना पड़ रहा था, बल्कि अपनी अकल पर भी कि इसने सोचा ही नहीं आखिर वो दर्स अटेंड करने जा रही है तो कपड़े किस तरह के होने चाहिए। वैसे इस्लाम क्या इसे तो अपने मज़हब के मुतालिक कोई मालूमात ना थी कि मिस्टर और मिसेस जैकब की हद से ज़्यादा सोशल लाइफ इन्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती थी कि वो अपनी इकलौती बेटी के पास कुछ देर ही बैठ कर मज़हब क्या इसकी ज़ाती को डिस्कस कर सकें। लेकिन बहरहाल वो इतना ज़रूर जानती
कहती थी कि कम से कम ऐसी जगह पर इसे ढंग के लिबास में आना चाहिए था। खातून मुकर्रर के कहने पर तमाम खवातीन बआवाज़ बुलंद शायद कोई अरबी आयत पढ़ रही थी, जिसके बाद अब दर्स का सिलसिला वहीं से जोड़ा गया था जहाँ से टूटा था। ये दुनिया इंसानों का समंदर है जिसकी तमाम मौजें वहदत किताबें हैं, और ये वहदत न सिर्फ इंसान बल्कि शायद कायनात की हर चीज़ की फितरत में दाखिल है, क्योंकि कायनात का खालिक मालिक बताते खुद वहदे ला शरीक लह है। और कहो कि अल्लाह एक है, न वो किसी का बाप है और न बेटा, और इसका कोई हमसर नहीं। हाँ अजीज़ बहनों, तौहीद की सच्चाई को अपने दिल पर सब्त कर लें और फिर इसे सिराते मुस्तकीम पर आगे से आगे कदम बढ़ाने की सही करें तो रब्बुल इज़्ज़त खुद रहनुमाई फरमाएगा। ज़रा सोचिएगा, इसका ये एहसान कम है कि इसने हमें मुसलमान घराने में पैदा करके रोज़े अव्वल से ईमान को हमारे दिल में जगह दे डाली, तो फिर खोजना तो हमारा काम है। बिल्कुल इसी तरह जैसे घर में कोई शो पीस मौजूद हो लेकिन इस पर रोज़ पड़ने वाली धूल मिट्टी साफ़ ना की जाए, तो एक दिन आएगा कि वो अपनी शनाख्त खो देगा। और ये शो पीस अगर घर में मौजूद ना हो तो ख़रीद कर भी रखा जा सकता है, जिसकी कीमत सिर्फ कलमे शहादत है। यानी इस्लाम या ईमान सिर्फ हम मुसलमानों की जागीर नहीं, ये तो खुली अराजी है। मालिक के हुजूर अर्जी पेश करके जो चाहे अपना नाम अलाट करवा ले और हो सकता है फिर हमसे भी आगे निकल जाए। मुकर्रर लम्हा भर को रुकी तो तमाम ख़वातीन अकीदत से पढ़ने लगीं। ये तेरे करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हमें चाहिए कि हमारे जिस्म का रुआं रुआं इनकिसारी की तस्वीर हो, दिल दिमाग इसके सामने बिछे हुए हों। न सिर्फ ये बल्कि जिस्म भी इसके आगे झुका हो और हम इसके सामने हाथ फैलाकर अपने ईमान की सलामती और इसकी सदा राज़ी रहने की दुआ कबूलियत की यकीन के साथ मांगे तो इंशाअल्लाह वो हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। खातून दर्ज दे रही थी लेकिन इसे यूँ लग रहा था कि वो इसी से मुखातिब हैं। इसे एकदम ही अपना आप तसादात में गिरा महसूस होने लगा था। कुछ प्यास कुछ तशनगी से समझ नहीं आ रहा था कि अपनी कैफियत को क्या नाम दे। दर्स के खात्मे पर खातून ज़ाकिरा ने सबसे दुरूद शरीफ पढ़ने की इस्तदा की तो ये आवाज़ बुलंद तमाम ख़वातीन वही अरबी आयात दोहराने लगी जो अभी कुछ देर पहले ही पढ़ी गई थी। वो खाली ज़हन बैठी ये सब देख रही थी कि दरूद शरीफ पढ़ते हुए इनके चेहरे कितने पुरसुकून हैं। आपको आपा ने अंदर बुलाया है। मुकम्मल हिजाब लिए मासूम से चेहरे वाली एक नौमर लड़की ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। मुझे? मगर वो एकदम हैरान हुई थी। ना जान ना पहचान, आखिर मुझे क्यों बुलाया है? हो सकता है मेरे लिबास पर बातें सुनाएं या शायद आइंदा आने को मना कर दें। इन्हीं सोचों के साथ वो अंदर दाखिल हुई तो एक मेहरबान सी मुस्कुराहट के साथ आपा इसकी मुंतज़िर थी। सबसे पहले तो बेटा आपको खुश आमदीद और फिर बेहद मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आपके दिल को हिदायत के लिए मुंतखब किया। जी शुक्रिया। इनके शफीक लहजे और अपने अंदाज़ों के गलत साबित हो जाने पर वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी। शायद वो इसके गले में झूलता स्लीप देख नहीं पाई थी या शायद देखकर नज़रअंदाज कर गई थी। गो कि हम सब जानते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा, लेकिन रहनुमाई और फिर बताई गई तालीमात पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करने की ज़रूरत है। वो उठी और साथ ही मौजूद किताबों से भरी अलमारी की दराज खोलकर कुछ निकाला और फिर इसके करीब आ गई। बेटा आप चूँकि आज पहली दफ़ा यहाँ आई हैं सो ये तोहफ़ा मेरी तरफ से आपके लिए। खूबसूरत सरवर्क से मज़यन एक किताब और स्याह रंग का हिजाब। इसे देते हुए वो बोली तो वह एकदम ही पुरसुकून हो गई, वरना इसे तो खदशा था कि शायद वो इसे इतनी पाकीज़ा महफिल में इस हुलिये में आने पर बातें सुनाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ये मकसद पूरा किया था कि वो झूम कर रह गई। बेहद शुक्रिया, इसने मशकूर होते हुए दिल से कहा था। मुझे उम्मीद है आप इस तोहफे को इस्तेमाल भी करेंगी। इन्होंने एक बार फिर धीमी मुस्कुराहट से कहा, या शायद ये मुस्कुराहट इनके नकूशी की तरह चेहरे का एक हिस्सा थी जो मुस्तकिल इनके चेहरे का अता किए रखती। जी इंशाअल्लाह। सुबह के मुँह से इस तरह के अल्फाज सुनकर आज पहली दफ़ा इसके मुँह से भी निकला था। जब भी इसने दिल में आइंदा भी आने का इरादा करके आपा से मुस्कुराते हुए इजाज़त चाही, जो अपने समल और ख़ूबसूरत मुशफ़िकाना लहजे से इसके दिल में घर कर गई थी। सुबह तुम मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? ब्लैक ट्राउज़र पर ऑरेंज शर्ट पहने, बालों को बमुश्किल कॉम क्लिप में जकड़े वो इसके सामने थी। मोबाइल? इसने टालने वाले अंदाज में गर्दन हिलाई। वही वक्त की बेसिक नीड है ये। बात से गुजरते अहमद को मुस्कुराकर हेलो कहते हुए वो हुनूस अपनी बात पर जमी हुई थी। जिमल पहली बात तो ये है कि मैं अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने वाला बंदा हूँ, और दूसरी बात ये मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। हॉस्टल में फ़ोन की सहूलत मौजूद है और किसी भी वक्त वहाँ कॉल की और सुनी जा सकती है। अब कि इसे तफसीलन जवाब देना पड़ा था ताकि वो मुतमईन हो जाए। हाँ मैं 20-22 दिन तुमसे दूर रही, लेकिन सिर्फ 3 मरतबा बात हो सकी थी हमारी। वो इटलाई। इन दिनों मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। दर्स बाकायदगी से अटेंड करना तभी तो शुरू किया था। ठीक है तुम मेरा रख लो।
बिना सोचे समझे बैग में से जदीद मॉडल का छोटा सा मोबाइल निकालकर इसकी जानिब बढ़ाते हुए वो बोली तो इसकी रगें तन गई। जिमल कदर तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इसने महज इसका नाम ही तो लिया था, लेकिन इसी लम्हे जिमल को एहसास हुआ कि शायद वो कुछ गलत कर बैठी है। सबूक की आंखों में पहला इस्तराब जिमल को अपने दिल के करीब महसूस हो रहा था। ओह, आई एम रियली सॉरी। नाजुक उंगलियों को मसलते हुए इसने फ़ौरन अपनी गलती का एतराफ़ किया। जानती थी कि सबूक को इस तरह के ऑफ़र से सख्त चिढ़ है। इट्स ओके। तवक्का के बरक्स इसने हाथ के इशारे से फ़ौरन इसे माफ़ भी कर दिया। वो हैरान ही तो रह गई थी, कितना बदलता जा रहा है वो, इतनी मतानत, इतना ठहराव। लेकिन यह अलग बात है कि सारा गुस्सा इसने महज जबड़ों की मजबूती आजमाने पर सर्फ किया था। वो दरअसल मैं कल दर्स में गई थी, वहाँ तुम कहीं नज़र नहीं आए तो फ़ौरन तुम्हारे हॉस्टल फ़ोन किया, जो मुस्तकिल इंगेज मिलता रहा बस इसीलिए। यूँ आज़ाद करती वो कितनी मासूम लग रही थी। क्या वाकई तुम दर्स में गई थी? हैरत के साथ साथ खुशी इसके चेहरे और लहजे पर गालिब थी। हाँ, आपा बहुत अच्छी तरह मिली थी, शायद दोबारा भी जाऊँ। इसके चेहरे पर फैलती खुशी के रंग देखकर तो ढेरों इत्मीनान इसे अपने खून में सराहियत सा करता महसूस होने लगा। और यही तो वो चाहती थी। ऐसे ही सपने तो वो दिन रात जागती आंखों से देखा करती थी, जिनमें वो थी सुबूक और खुशियाँ। और इसी की खातिर इसने दोबारा दर्स अटेंड करने का मसमम इरादा कर लिया। वो खोजना चाहती थी कि वहाँ ऐसा क्या सहर है जिसने सबूक को सरतापा बदल कर रख दिया है। सबूक रज़ा इस वक्त ऑफिस में ही मौजूद एक कमरे में नमाज मगरिब अदा कर रहा था, जिसके लिए इसने ज़िया साहब से खुसूसी इजाज़त ले रखी थी। अभी सलाम फेरकर वो उठने ही वाला था कि फरीद बाबा ने इसे ज़िया साहब से मिल लेने को कहा। लिहाजा नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद जाए नमाज तय करके इसने दराज में रखी और जूते पहनकर अंदर दाखिल हुआ। सर, आपने मुझे बुलाया था? कुर्सी संभालते ही वो गोया हुआ। जी हाँ। वो गया साहब का काम कहाँ तक पहुँचा? टेबल पर मौजूद फाइल पर साइन करने के बाद इसे एक तरफ रखते हुए इन्होंने पूछा। जी सर, इनकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए चंद आइडियाज़ ग्राफ्स के साथ इस फाइल में अटैच कर दिए हैं। 1-2 दिन में इनसे मिलकर फाइनल कर लेंगे ताकि मज़ीद वर्कआउट किया जा सके। साथ लाई गई फाइल इसने ज़िया साहब की तरफ बढ़ाई। तमाम आइडियाज़ ही नो डाउट बेहतरीन है, लेकिन सबूक इनकी डिमांड तुम्हारे साहब का काम से मुख्तलिफ और हटकर है। फाइल में मौजूद प्रिंट आउट्स की वर्क गर्दानी करते हुए वो बोले तो सबूक के चेहरे पर सवालिया तासुर उभर आया। गो कि हमारा तमाम काम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन दरअसल वो चूँकि इसकी शख्सियत के नए रुख से अच्छी तरह वाकिफ़ थे इसलिए हिचकिचा रहे थे। दरअसल वो प्रोडक्ट के साथ साथ मॉडल्स को भी एक्सपोज करने के ख्वाहां हैं और इनकी मतलूबा मॉडल्स को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। बात मुकम्मल करने के दौरान वो सबूक के चेहरे के उतार चढ़ाव और तासुरात का बखूबी जायज़ा ले रहे थे, जो हरगिज़ मवाफिक नज़र नहीं आते थे। सर, जाहिर है कि मैं यहाँ काम ही करने का मुआवजा वसूल करता हूँ। अपने नज़रियात या ख़यालात किसी पर ज़बरदस्ती थोपना हरगिज़ मेरा मकसद नहीं। लेकिन सॉरी सर, अब इस तरह का काम करने के लिए मेरा दिल इजाज़त नहीं देता और जिस काम में दिल डगमगाए मैं इसे छोड़ देना बेहतर ख्याल करता हूँ। धीमे लहजे में बात मुकम्मल करके अब वो अगले हुक्म का मुंतज़िर था। सबूक मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो हमारे पुराने क्लाइंट्स होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं, जिनके लिए काम करना हर कोई अपने लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात समझता है। इसलिए हम मजबूर हैं। बहरहाल तुम फिर भी सोच लो। बात मुकम्मल करने के बाद इन्होंने रिसीवर उठाया, जिसका साफ मतलब था कि अब वो जा सकता है। जिमी डेयर, कहीं जा रही हो? मिसेस जैकब हुसैन जुगताई के साथ मऊ गुफ्तगू थी। इसे सीढ़ियों से उतरते देखा तो फ़ौरन पुकार लिया। इधर आओ, तुमने शायद देखा नहीं, इनसे मिलो। ये हैं मुल्क के नामूर सरमायाकार हुसैन जुगताई, जो अनकरीब सियासत में भी अपने झंडे गाड़ने वाले हैं। हमेशा की तरह अपने नए दोस्त से जिमी को मिलवाना इन्होंने ज़रूरी ख्याल किया था और यकीनन अब इनकी ख्वाहिश थी कि वो इनसे फ्रैंकनेस बढ़ाए और पहली ही मुलाकात में इन पर इतना गहरा असर छोड़े कि वो बार बार मिलने की हसरत करें, जबकि इसका ऐसा कोई इरादा ना था। हेलो, नाइस टू मीट यू। इसने हाथ बढ़ाया तो जिमी को भी रिस्पॉन्स देना पड़ा। ग्रे बालों और चंदी चंदी आंखों में हवस लिए उदेड़ उम्र का ये शख्स भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ जन के लिए ज़र को बेदरेग इस्तेमाल करके महज अपने नफ्स को खुश रखा जाता है। एकदम ही इसे जी भर के बेजारी महसूस हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम बातें जो पहले इसके नज़दीक कतन काबिल एतराज़ ना थी, अब खौफ का दर्जा इख्तियार करती जा रही थी। इनकी सोसाइटी में मर्दों को अपने गिर्द परवाना वार घुमाने वाली लड़कियों को खुशकिस्मत करार दिया जाता था। दूसरी हम उम्र लड़कियां इनसे हसद करती तो वालिदैन के लिए वो रश करने का बायस बनती। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जब से इसने दर्स अटेंड करना शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता इसके ख्यालात में तब्दीली आने लगी और अपनी सोसाइटी की इन ऊँची हरकतों से वो दिल ही दिल में जी भर के नफरत करने लगी। अपनी लाइफ स्टाइल से इसका दिल उबने लगा था।
मी टू, लेकिन सॉरी मैं जल्दी में हूँ, टाइम नहीं दे पाऊंगी। खड़े खड़े दिखावे का अखलाक निभाते हुए वो बोली, ओ श्योर, टेक योर टाइम। अब एहसास हुआ है कि आपसे मिलना हो तो टाइम लेकर आना चाहिए। सुगार का छोटा सा कश लगाते हुए वो शख्स नजरों ही नजरों में इसके सरापे को दाद दे रहा था। इसकी नजरें जिमी को अपने वजूद में चुभती हुई महसूस हो रही थी। जब भी नागवारी के तासुरात इसके चेहरे पर उभर आए। अरे अरे चुगताई साहब, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, गैरों वाली बातें तो ना करें। सिल्क की खूबसूरत साड़ी का ढलकता पल्लू एक अदा से दोबारा कंधे पर रखते हुए मिसेस जैकब बोली तो वो इतराकर हंस दिए। इन्हीं बातों से तो आप हमारे दिल में घर करती जा रही हैं। जवाबन दोनों का मुश्तरिका कहका फिजा में गूंजा तो वो एक्सक्यूज़ करती हुई बाहर निकल आई। इस लम्हे से अपनी माँ की आवाज़ नहायत करिया महसूस हो रही थी। और फिर ये कोई फ़र्द वाहिद तो ना था, सोसाइटी में वो बेहद मिलनसार मशहूर थी। जब भी इस जैसे कई मर्द आए रोज़ इनसे मिलने को मौजूद होते। माँ का तस्वर और इसका किरदार जहन में आते ही अब वो खुद से शर्मिंदा होने लगी। और फिर वो अकेली तो ना थी, हर तरह के कील कांटों से लैस सोसाइटी के तमाम ख़वातीन इस दौड़ में शरीक थीं। आपा के लेक्चर्स अटेंड करने के बाद इसे यूँ लगता जैसे इसकी साबका ज़िंदगी के हवाले से दिलो दिमाग में मौजूद तमाम उलझने अकायद की जंग की तरफ पेशकदमी कर रही हैं, और वो अपने दिमाग को सोचने के लिए खुला रास्ता फराम करती कि यही रास्ता सुबह की तरफ भी जाता था, और शायद सीधा रास्ता भी यही है। वो सोचती, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको हिदायत और सीधे रास्ते के लिए चुना है। एक शफकत भरी आवाज़ की बाज़गश्त इसकी समाज से टकराई थी। इन्हीं सोचों में इसे पता ही नहीं चला कि कब इसका रूट बदला और वो दर्ज की तरफ जाने लगी। गाड़ी में मौजूद घड़ी की तरफ देखा तो टाइम हो चुका था। गाड़ी की दराज से हिजाब निकाला और बैक मिरर की मदद से अच्छी तरह सर नापने के बाद गाड़ी से निकलकर अंदर दाखिल हो गई। जल्दी में वो मोटरसाइकिल से उतरते सुबह को नहीं देख पाई थी, जो पहले तो इसे हिजाब में देखकर टिटका, लेकिन दूसरे लम्हे तमानियत के एक भरपूर एहसास इसे पुरसुकून कर गया। सो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके इस मासूम सी लड़की के लिए ढेरों दुआएं करता हुआ भरपूर तरीके से मुस्कुरा दिया। इनकी क्लास फेलो लाला रुख के लंदन में मुकीम मंगेतर की अचानक आमद से इसे अपना MBA छोड़कर इस वक्त पिया देश जाने की तैयारियां करनी पड़ी, जब इनके इम्तहानात में कुछ अरसा ही रह गया था। जैसे ही तमाम क्लास फेलोज़ को पता चला, पहले तो सब ने मिलकर इसे खूब छेड़ा और फिर तय ये पाया कि सारी क्लास की तरफ से मिलकर इसे अलविदाई पार्टी दी जाए। आज इसी सिलसिले में सब कॉमन रूम में मौजूद थे। ज़रा ज़रा सी बात पर ब्लश होती लाला रुख का ये रूप इन सब के लिए नया था कि वो तो काफ़ी बोल्ड और बेबाक सी लड़की मशहूर थी। लड़कियों के लिए फूलों के गजरों और छोटी सी ढोलकी ने तो कॉमन रूम में मेहंदी का समा पैदा कर दिया था। न सिर्फ रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम था, बल्कि जिमल और ईमान ने सब की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट भी खरीद रखा था, जो कि हैप्पी मैरिज के खूबसूरत पैगाम से मुज़य्यन गिफ्ट पेपर में पैक करके टेबल के ऊपर रख दिया गया था। लाला रुख के ना करने के बावजूद इसे गोटा किनारी से मुज़य्यन दुपट्टा उड़ाया गया। अलबत्ता मेहंदी लगाने से परहेज़ किया गया था कि फिर इसकी मेहंदी की ओरिजिनल तकरीब तक शायद रंग ना उतर पाता। लाला रुख के जाने का सोचकर एक दो लड़कियां जज्बाती होते हुए रो भी पड़ी। लारू, अगर इस तरह छोड़कर जाना था तो दोस्ती क्यों की थी? अब मैं तुम्हारे बगैर अकेली कैसे रहूंगी? ये नरमीन थी, जिसकी वाहिद दोस्त लाला रुख थी, और दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं नजर ना आती। जब भी तो इमाद ने इन्हें एक दूसरे की ब्यूटी गार्ड का खिताब दे रखा था। इसे अफसोस तुम्हारे शादी करके जाने का नहीं, बल्कि अपनी शादी ना होने पर यहाँ रह जाने का है। जिमल ने दूर का नुक्ता पेश किया तो जाजिब फर्जी आंसू पोंछते हुए बोला, फिक्र ना करो नरमीन, ये तुम्हारी परदेसी बाबू को भेज देगी। बस अल्लाह इसे ज़माने की गर्म हवाओं से बचाए। यूँ तो ना कहो यार, बरतानिया की सर ठिठरती हुई बर्फानी हवाओं में ये बेचारी तरसेगी, मगर तुम्हारी दुआओं के सबब इसे गर्म माहौल में असर न आएगा। हाँ, मुर्तज़ा ने बड़े स्टाइल से बात मुकम्मल करके आखिर में ठंडी आ पड़ी तो सबके लिए हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। लेकिन हनूज संजीदा सुबह को देखकर जिमल एकदम ठिठक सी गई। वाकई सुबह कब से चुपचाप और खोया खोया सा है, लेकिन किसी ने नोट ही नहीं किया। इसने सोचा, हाँ यार, बिल्कुल इसी तरह जैसे माएँ तो अपने बच्चों को फलने फूलने की दुआएं देती हैं, और हम जैसे बेचारे बच्चे फूलने से बचने के लिए एक्सरसाइजेस करके ना सिर्फ अपनी जान जोखों में डालते रखते हैं, बल्कि इनकी दुआ से भी डटकर मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। ज़रार ने इसकी तायद की थी, और तभी ढोलकी संभालता इमाद चौंक गया। ओए सुबूह, तू क्यों चुप बैठा है यार? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। शायद वो कुछ सोच रहा था जब भी गड़बड़ा गया। नहीं भाई, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुर्तज़ा ज़ुबानी अंदाज में मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। यकीनन वो लोग यूँ टलने वाले नहीं थे। जिमल के चेहरे ही से बेचैनी और परेशानी झलकने लगी थी, लेकिन वो खामोश रही। बता ना यार, क्या परेशानी है? लाला रुख कबूल कर अब सभी को इसकी फ़िक्र सताने लगी थी। वो दरअसल यार, मैं एक क्लाइंट के सिलसिले में उलझा हुआ हूँ। सोच रहा था कि तुम सबसे किस तरह इजाज़त लूँ। कोई भी बहाना करने के बजाय इसने सच बोल दिया, और चूंकि सभी इसकी पेशेवराना मसरूफियत से बखूबी आगाह थे और दिल से इसकी मेहनत की कदर भी करते थे, लिहाजा इन्होंने बखुशी इजाज़त दे डाली। अलबत्ता जिमल इसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी, लेकिन ये हकीकत थी कि दरअसल वो ज़िया साहब की तरफ से दिए गए
एडवर्टाइज ही के मुतल्लिक सोच रहा था। ये तो तय था कि इस किस्म का काम करना अब इसके लिए मुमकिन नहीं रहा था, और ये भी हकीकत थी कि एजाज साहब जैसे इंचार्ज कम वर्कर्स ही को मिला करते हैं कि जिन्होंने सबूक से इसकी तमाम तर सूरत हाल सुनने के बाद न सिर्फ ये कि इसे इसकी इस वक्त की काबिलियत से बढ़कर नौकरी दी थी, बल्कि वक्त और काम के मामले में भी हमेशा इससे ताउन किया करते थे। और यही वजह थी कि सबूक भी हर काम को अपनी ज़ाती काम तस्वर करता था और इंतहाई मेहनत और दयानतदारी से अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होता। और फिर जब क्लाइंट्स मुख्तलिफ जगहों पर इनका नाम लेकर फ़र्म की तारीफ़ करते तो ख़ुद इसका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता। लेकिन अब मसला ख़ुद इनकी साख का था कि इनके लिए किए गए एग्रीमेंट के मुताबिक इनकी अगली 2 प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना था, लिहाजा वो इनकी डिमांड पूरी करने के भी पाबंद थे, जो कि एक लिहाज से शायद इनकी मजबूरी भी थी। सो इसने इस्तीफ़ा देने का इरादा कर लिया। चाय पीने जा रहा हूँ, चलोगे? अभी वो अपनी सोचों में गुम था कि इसके रूममेट सऊद ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराते हुए पूछा, क्या टेंशन है यार? जब से आए हो इसी तरह लेटे हो, जूते उतारे ना खाना खाया? वो इसके बेड पर बैठकर फिक्रमंदी से पूछ रहा था। बस थक गया हूँ। लंबी सी सांस खारिज करते हुए सबूक ने शाने उचकाए। जभी तो कह रहा हूँ नीचे चलकर कड़क सी चाय पीते हैं, गपशप में एकदम फ्रेश हो जाओगे। नमाज में अभी कुछ देर बाकी थी, लिहाजा वो बिला तवक्कुफ सऊद के साथ चल पड़ा। आज वो मिसेस जैकब के बार बार बुलाने पर भी कमरे से नहीं निकली थी और साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो शाजिल से मिलना पसंद नहीं करती, लिहाजा बार बार इसे तंग न किया जाए। इसके बदलते रवैये को तो वो कई दिनों से नोट कर रही थी, लेकिन 2 टोक लहजे में इसका इनकार सुनकर तो हैरान रह गई। आज शायद वो चौथी मरतबा इससे मिलने आया और वो हनूज इनकारी थी। जिमी, बंद करो ये ड्रामे। अनकरीब मैं तुम्हारी शाजिल से शादी कर रही हूँ और बस। नरमी का असर ना होते हुए देखकर अब इनके लहजे ने एक और करवट ली थी। नहीं करने मुझे इससे शादी, और सिर्फ अपने बिजनेस के लिए आप अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रही हैं। मम्मा गिन आती है मुझे इसके वजूद से, हवस टपकाती नज़रों और डायलॉग बाजी से। इनका लहजा बदला था तो वो भी खुद पर कंट्रोल ना रख पाई और दिल खोलकर माँ के सामने रख दिया। मासूमियत तो इसके चेहरे पर थी ही, लेकिन आज पिंक कलर की सादा सी शलवार कमीज में तो वो कली लग रही थी। माँ का इंकशाफ सुनकर इसकी गुलाबी रंगत एकदम सुर्खी माइल हुई थी। ओह यू! एक जनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर अपना निशान छोड़ गया था। जाहिर है कि वो शाजिल की शान में कोई भी गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर पाती, और फिर इन्हें अपने बिजनेस प्लान अधूरे रह जाने का ख्याल भी तो आया था। बंद करो अपनी बकवास और ये मासूम वाला ड्रेस चेंज करके इसी वक्त ड्राइंग रूम में आओ। कहर बरसाती नज़रों ने इसे शलवार कमीज़ पहने देखा और ऑर्डर देकर गुस्सा दरवाजे पर उतारती चली गई, जहाँ शाजिल जिमी के इंतज़ार में एक एक पल को 10 दफ़ा गिन रहा था। अजीज़ बहन, आपकी उलझन की सुलझन नहायत सादा फ़हम है। ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि कुरान पाक के एक हर्फ पर 10 नेकियां दिए जाने का वादा किया गया है। तो फिर ये लफ्ज़ खंजीर जब कुरान पाक जैसी पाक किताब में दर्ज है तो इसे अदा करने पर तो हमारे नामा अमाल में 50 नेकियों का इजाफा हुआ ना। और फिर कुरान शरीफ में तहरीर करदा हर लफ्ज़ पाक है, और ये लफ्ज़ अदा करने से भी ना तो ज़ुबान पलीद होती है और ना ही 40 दिन तक नमाज फासिद। दर्स कुरान के बाद अब सवाल जवाब का सेशन चल रहा था, जिसमें ख़वातीन अपने अजान में पैदा होने वाले सवाल पूछकर अपनी उलझनें दूर किया करती थी। जिमल भी इन सब की गुफ्तगू नहायत तवज्जो और शौक़ से सुन रही थी कि ये तमाम मालूमात यकीनन इसके लिए नहीं थी, तो फिर हमारे बड़े बूढ़े इस बात को क्यों सीना बसीना मुंतकिल करते रहे। मुतमईन हो जाने के बावजूद वो खातून मुकम्मल तशवीश चाहती थी। ये बात तो आप सबके इल्म में है कि किस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम अरवाह क़बाइस को इस जानवर के अंदर मुंतकिल किया गया और इसकी हैबत एकदम तब्दील हो गई, और जाहिर है कि हम मुसलमानों के लिए इसे हराम करार दिया गया है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने शायद इसकी बुराई ज़ाहिर करने की गर्ज से अपनी नस्लों को इससे दूर रखने की गर्ज से मुहावरतन कहा हो, जो होते होते दिलों में पुख्तगी इख्तियार कर गया। वो खातून तो नहायत मुतमईन नज़र आने लगी, लेकिन वो खुद बेचैन हो गई थी कि इनके घर में नहायत ज़ौक़ व शौक़ से खाया जाने वाला कौन कितना करिया था। पाकिस्तान में रहकर चूँकि इनके लिए ये सब मुमकिन ना था, लेकिन बाहर जाकर वो लोग बेदरे खाते, और वो अच्छी तरह जानती थी कि मिसेस जैकब के कुछ खैर ख्वाह तो बैरून ममालिक से वापसी पर सौगात के तौर पर इनके लिए ये गोश्त लाते। मुझे अनकरीब कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए, इसने सोचा और पुरख्याल नज़रों से आपा की तरफ देखने लगी, जो बड़ी मोहब्बत से अपना पैगाम सबके दिलों तक पहुँचा रही थी। फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके थे। किताबों में सर खपा खपा कर सभी हलकान हुए जा रहे थे। फिर मौसम भी साथ देने पर आमादा नज़र न आता तो मज़ीद ख्वारी होती, लेकिन आज मौसम अच्छा था और धूप ना थी, लिहाजा वो दोनों फूलों की क्यारियों से सजे डिपार्टमेंट के खूबसूरत से लॉन में बैठ गए। आज तो बड़े खुश लग रहे हो। हैंड बैग लॉन की सरसब्ज़ घास पर रखते हुए जिमी ने आखिर पूछ ही लिया। हाँ, खुश तो मैं हूँ। जिमी से वो कुछ भी नहीं छुपाता था। मैंने तुम्हें इस्तीफ़ा देने के मुतालिक बताया था ना, इसने जैसे याद दिलाना चाहा। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। तो अल्लाह का करना देखो कि मकबूल साहब अपनी छुट्टी ख़त्म होने के 15 दिन पहले ही वापस आ गए हैं, इसलिए मुतनाज़ा एडवर्टाइज़ मुकम्मल तौर पर वही बनाएंगे। रैली वो भी इस अचानक
हल हो जाने वाली मुश्किल पर हैरान हुई थी। देखो, मैंने सिर्फ एक बुराई से बचने का दिल में इरादा ही तो किया था, सारी मुश्किलात तो खुद अल्लाह ताला ने दूर कर दी। जब भी तो वो फरमाता है कि अगर बंदा मेरी तरफ महज एक कदम बढ़ाएगा तो मैं इसकी जानिब 10 कदम बढ़ाऊंगा। सारी बात वो अपने मुकम्मल तासुरात समेत बता रहा था और जिमल सोच रही थी कि वो कितना बदल गया है। पहले वो गुनगुना कर अपनी खुशी का इजहार किया करता था, लेकिन अब वो मुसलसल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने इसका साथ दिया। वो जो रोज़ाना यूनिवर्सिटी आने से कबल तकरीबन 15 मिनट रगड़ रगड़ कर दिल लगाकर शेव किया करता था, अब चेहरे पर मौजूद घनी मूंछों के अलावा हल्की हल्की दाढ़ी ने इसकी शख्सियत को कैसा सैरंगेज बना दिया था। हर दफ़ा नया हेयर स्टाइल आजमाने वाला अब सलीके से कटे बालों में भी खूब जच रहा था। वो जो अपनी शौक व शरारत और बातूनीपन की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की जान था, अब अपनी संजीदगी और कम सुखने से सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। जिमी, ये तो हम इंसानों की गलत फहमी है कि दुनिया के नाखुदाओं से डरकर इनके आगे झुकते रहते हैं। मेरा तो ईमान है कि अगर सिर्फ इसी वहदहुल ला शरीका के आगे झुकने को अपना मामूल बना ले तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपने आगे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। इसके ख्यालात से बेखबर वो अपनी रो में बोले जा रहा था, ये जाने बगैर कि मुखातिब के दिल पर ये अल्फाज कितनी शिद्दत से दस्तक दे रहे हैं। पेपर्स ख़त्म हो जाने के बाद मिसेस जैकब ने इस पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। वो किसी तौर शाजिल को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी कि आज के फ़ायदे के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब जिमल के ख्यालात ने तो जैसे इनके दिल और दिमाग में ख़तरे की घंटियाँ बजा दी थी। अभी वो शाजिल के एक बार फिर मायूस लौट जाने के बाद इन्हीं सोचों में गलता थी कि ब्राउन कलर के खूबसूरत सी लाइनिंग प्रिंट की शलवार कमीज में मलबूस जिमल सीढ़ियाँ उतरने के बाद ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। कहाँ तो तुम जीन्स शर्ट के अलावा कुछ पसंद नहीं करती थी और अब तो बड़ी शलवार कमीज पहनने लगी हो। कॉफ़ी पीते हुए कप इन्होंने टेबल पर रखा और तंजिया लहजे में बोली। इसके एतवार में तब्दीली की वजह जानने की इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। मम्मा, ख्यालात बदलते देर तो नहीं लगती और बाज़ औक़ात तो ख्यालात क्या, एक लम्हे में सारी दुनिया ही बदल जाती है। धीमे लहजे में इसने नहायत मतानत से जवाब दिया था। ऐसे दुनिया का क्या एतबार जो लम्हे लम्हे बदलती हो। तो मम्मा, भरोसा दुनिया पर नहीं, दुनिया बनाने वाले पर करें, इस पर करें जो दुनिया बदल डालने का इख्तियार रखता है। अच्छा, ज़्यादा फ़लसफ़ा बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले हफ्ते कोयटा से फ़ादर आ रहे हैं, चर्च की तरफ से इनकी पार्टी है। कॉयल प्रैक्टिस के लिए चली जाना। शायद वो जल्दी में थी, लिहाजा गर्दन को दाएं तरफ झटका देकर उठी और गुफ्तगू लपेटते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। आई एम सॉरी, मैं जा नहीं पाऊंगी। तेज़ कदमों से चलते हुए इन्हें क्रॉस करती हुई वो बाहर निकल गई कि इस वक्त वो मज़ीद बहस के मूड में हरगिज़ ना थी। जब से आपा को ये पता चला था कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन इस्लाम और तमाम अकायद के मुतालिक मुकम्मल मालूमात चाहती है और दीन को समझने में भी शदीद दिलचस्पी रखती है, तो इन्होंने इस पर खसूसी तवज्जो देनी शुरू की। दर्स के अलावा इनकी खसूसी इजाज़त से जब जी चाहता इनके घर चली जाती, जहन में मौजूद उलझनों को डिस्कस करती और हर बात के जवाब में वो इतनी खूबसूरत और ठोस दलील पेश करती कि वो हैरान रह जाती। घर आते हुए मुख्तलिफ किताबें वो साथ ले आया करती थी। यूनिवर्सिटी से तो ज़ाहिर है एग्ज़ाम्स के बाद मुकम्मल फरागत थी, लिहाजा देर तक इनका मुताला करती, न समझ आने वाली बात को पेंसिल से अंडरलाइन करती और अगले रोज़ आपस से मुकम्मल रहनुमाई हासिल करती। कभी कभार वो सोचती थी कि इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद वो कैसे इन तमाम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करती रही, और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया कि इसने मुकम्मल तौर पर अक़ीदत तस्लीस से अक़ीदत तौहीद पर ईमान ले आने का अटल फैसला कर लिया। इस रोज़ वो आपा के घर से वापस आ रही थी कि इत्तेफाकन रास्ते में मोटर बाइक चलाते सबूक को देखा तो एकदम ही इसे अपने वजूद में जज्बों की लहर सी दौड़ती महसूस हुई। सबूक, गाड़ी ऐन इसके नज़दीक लाकर इसने पुकारा, अरे जिमी, कैसी हो। मोटर बाइक की रफ्तार धीमी करते हुए अब वो दोनों तकरीबन साथ ही थे। आंखों में उतरती खुशियों की चमक और मुस्कुराते चेहरे वाला सबूक इसे अपने दिल से कभी दूर महसूस नहीं हुआ था। सिग्नल के साथ वाले रेस्टोरेंट में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके चौंकने को नज़रअंदाज करते हुए वो बोली और इसकी तरफ से इस बात का इशारा पाकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो दोनों आमने सामने मौजूद थे। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद आज वो पहली मरतबा मिल रहे थे। गो के दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार थे, लेकिन जिमी ने अपने दिल में ऐद कर रखा था कि जिस रास्ते पर सबूक ने इसे डाला था वो या तो मुकम्मल तौर पर मंजिल को पा लेगी, वरना अगर पलटी तो यूं कि फिर सबूक से दोबारा कभी नहीं मिलेगी। कि बीच के रास्ते की वो हरगिज़ कायल ना थी। सबूक, मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने के बाद इसने बिला तमहीद कह डाला। क्या वाकई तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? इसका हैरान होना लाजमी था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो इतनी मुस्तकिल मिजाजी से ना सिर्फ दर्स लेती रही है बल्कि बड़ी गहरी नज़र और शौक़ से इस्लामी कुतुब का भी मुताला करती रही है। वो तो बस इतना चाहता था कि एग्ज़ाम्स के बाद से जिमी ने इसे राब्ता रखने को मना किया था और चंद माह इंतज़ार करने को कहा था
क्यों, ये शायद वो अब जान पाया था। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो फिर बोली, सुबूक, ज़हनी तौर पर तो मैं पहले से मुसलमान हो चुकी हूँ, लेकिन कल अल्लामा साहब के साथ मुफ्ती साहब के पास जाकर न सिर्फ कल मैं शहादत पढ़ूंगी बल्कि आपा से मशवरा करने के बाद बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दूंगी। जिमी, कहीं तुम मेरी वजह से तो। वेटर ऑर्डर सर्व करके गया तो सुबूक दिल में मचलते सवाल को ज़ुबान दे बैठा। हाँ, मैं मानती हूँ कि इस फैसले का मर्ग बराह रास्त तुम्हारी ज़ात है, लेकिन अगर सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने इस्लाम कबूल करना होता तो इसके लिए मुझे इतने मुताले और तहकीक की शायद ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं इस्लाम के मुतालिक मुकम्मल सूझबूझ और आगाही हासिल करने के बाद इसके दायरे में शामिल होना चाहती हूँ। जिमी, तुम देखना, खुदा हर मुश्किल वक्त में तुम्हें अपनी रहमत भरी आगोश में यूँ लेगा कि फिर कोई तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकेगा। सुबूक ने इसके अज़म को हौसला दिया। इसकी तो खुशी काबिल दी थी। इंशाल्लाह, मुझे भी यही उम्मीद है। जिमी ने मुस्कुराकर चाय का कप उठाते हुए कहा और सुबूक खुदा की इस इनायत पर तहे दिल से इसका शुक्र अदा करने लगा जिसने इसके दिल की मुराद पूरी की थी। जिमल को दरस में जाने के ऑफ़र करने के बाद इसने ढेरों दुआएं की थी और हमेशा की तरह अल्लाह ताला ने इन्हें शर्फ़ कबूलियत से नवाजा था। और फिर वो दिन भी आन पहुंचा कि जब अल्लाह की रहमत से हकीकी मायनों में इसकी दुनिया बदलने वाली थी। अल्लामा साहब, आपा के शोहर और सुबूक के साथ पहले से तयशुदा वक्त पर वो शहर के नामवर मुफ्ती और आलिम दीन के पास जा पहुंची, जो अल्लामा साहब की ज़ुबानी इसके तमाम हालात से पहले ही वाकिफ़ हो चुके थे। लिहाजा चंद ज़रूरी सवालात के बाद बाकायदा इस्लाम कबूल करवाने की सआदत हासिल की। इसके बाद चंद ज़रूरी दस्तावेज़ पर दस्तखत करवाए और देर तक इसे मज़हब इस्लाम के मुतालिक मज़ीद मालूमात देते रहे। इसकी अपनी ख्वाहिश पर इसका नाम आयशा रखा गया था। आयशा, इस बात से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो कि तुम्हारे इस स्टेप से खुद तुम्हारे लिए किस कदर मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, ख़ास तौर पर इस सूरत में जबकि तुम्हारी माँ का इस सोसाइटी में बेहद असर रसूख भी है। आपा ने इन दोनों के लिए घर पर खाने का इंतज़ाम कर रखा था, तो वो खाने के दौरान इससे मुखातिब थी, जिसके चेहरे पर भला का सुकून उतर आया था। आपा, आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन मैं एक बार इनका रद्द-ए-अमल ज़रूर जानना चाहूँगी। वो फरमाइश पर तैयार करवाई गई चिकन बिरयानी पर रायता डालते हुए बोली। किस किस्म की टेंशन या परेशानी का इस चेहरे पर शायबा तक ना था। ज़रूर ज़रूर, तुम अपने हर अमल में आज़ाद हो, लेकिन हाँ, जब कभी मेरी ज़रूरत महसूस हो या ख़ुद को गैर महफूज तस्वर करो तो दिन रात की तहसीस किए बगैर बिला झिझक चली आना। इंशाअल्लाह खुदा तुम्हें महफूज रखने के असबाब खुद पैदा फरमाएगा। सुबूक अल्लामा साहब के साथ डाइनिंग रूम में खाना खा रहा था, जबकि वो दोनों किचन ही में मौजूद डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। और यूँ जब वो सुबूक आपा और अल्लामा साहब की ढेरों दुआओं का आसार लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी तो इसे अपना आप बेहद पाकीज़ा और मुतबर लगने लगा, जिसके लिए इसके दिल और ज़ुबान पर खुदा का शुक्र जारी था। जिमी, आज फादर के एजाज़ में पार्टी है, कितने बजे तक चर्च पहुंच जाओगी? मिसेस जैकब अभी पार्लर से लौटी थी और सीधी इसी के कमरे में ही चली आई, जहाँ वो किसी किताब के मताले में मसरूफ़ थी। चेहरे की ताजगी और चमक बता रही थी कि ब्यूटिशियन ने आखिरी हद तक अपना हर हरबा इस्तेमाल कर दिखाया था। ममा, मैं पहले भी आपसे एक्सक्यूज़ कर चुकी हूँ। किताब में बुक मार्क रखते हुए वो बोली, आखिर तुम्हें हो क्या गया है कि इन लोगों के साथ उठने बैठने लगी हो? मिसफिट होती जा रही हो तुम सोसाइटी में। मिसफिट? आहिस्ते से बात शुरू करते हुए आखिर तक वो चीखने लगी थी, जबकि जिमल खामोश बैठी। जानती थी कि अभी इसे मज़ीद बहुत कुछ सुनना है। ड्रेसिंग और स्टाइल देखो अपना, क्या गरीब गुरबा वाली हरकतें हैं तुम्हारी। जानती हो तुम मिसेस रूपर्ट तुम्हें अपने काम वाली जैसा कहती हैं, और मैडम अफंदी वो तो किस कदर मजाक उड़ाते हैं लोग तुम्हारा हुलिया देखकर। तेज़ी से सर को दाएं बाएं हिलाते हुए वो इसकी स्टडी टेबल के करीब आ खड़ी हुई थी। मैं कल ही किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ। अब वो इसके बेड पर बैठी टांग हिलाते हुए दिलासा देने के अंदाज में बात कर रही थी। ओ मामा, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। स्टडी टेबल से उठकर वो बेड पर इनके साथ ही बैठ गई और बड़े लाड से इनके हाथों में लेते हुए बोली, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो डेयर, मैं सुन रही हूँ। इसका सर अपनी गोद में रखे दुलार से इसके बाल संवारते हुए वो बोली, मम्मा, मैं मुसलमान हो रही हूँ। दानिस्ता तौर पर इसने हो चुकी की बजाय हो रही हूँ का सीगा इस्तेमाल किया था, और इससे पहले कि सर उठाकर वो इनके तासुरात जांचती, एक जनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर अपना निशान छोड़ गया। तुम्हें हिम्मत भी कैसी हुई ये सोचने की? दाएं हाथ का मुक्का बनाकर दूसरी हथेली पर मारते हुए एक झटके से वो उठ खड़ी हुई थी। याद रखो जिमी, अगर तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी तो आई विल किल यू। सफाक नज़रों से इसे देखते हुए इन्होंने कहा तो वो जान गई कि कुछ बईद नहीं, क्योंकि इसे अच्छी तरह याद था जब गिब्रेचल कारपेंटर की बेटी ने इस्लाम कबूल करके एक मुसलमान लड़के से शादी की थी तो इन्होंने अपने बंदों के ज़रिए उस लड़के पर इतना तशद्दुद करवाया था कि कम्युनिटी की दूसरी तमाम लड़कियों के लिए ये वाक़या इबरत का निशान बन गया था। और रोज़लीन, इसका तो कुछ अता पता ना था, और इसी लम्हे जब इसे अपना घर गैर महफूज महसूस हुआ
तो इसने एक सादा कागज़ पर अपने इस्लाम कबूल कर लेने के बारे में लिखकर मिसेस जैकब के बेडरूम में रखा और आपा की ऑफ़र कबूल करने में बिल्कुल देर न लगाई। आपा तो ज़ाहिर है पर्दा करती थी, लिहाजा अलामा साहब के तवसत से इन्हें मालूम हुआ कि सबूक आयशा से शादी का ख्वाहिशमंद है और आयशा के जज्बात से तो वो अच्छी तरह वाकिफ़ ही थी कि इस तमाम अरसे में वो इसकी बहुत अच्छी और लाजवाल दोस्त बन चुकी थी। मिसेस जैकब ने चूँकि कभी आयशा के फ्रेंड्स और एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी नहीं ली थी, लिहाजा वो सबूक को बिल्कुल नहीं जानती थी और वैसे भी यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वो ज़्यादा मिले भी नहीं थे, इसलिए सबूक अपने रोज़ाना के मामलात पहले की तरह सर अंजाम दे रहा था। अलबत्ता आयशा अभी तक घर से नहीं निकली थी कि ना जाने कैसे इसके मुसलमान होने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। अलबत्ता अखबारात में मिसेस जैकब ने पुरजोर तरीके से तरदीद ज़रूर की थी, लेकिन यह अलग बात थी कि इसका एकदम से नज़र न आना सोसाइटी में इस खबर की तस्दीक करता नज़र आता था। मिसेस जैकब खुद ही ज़हनी दबाव का शिकार थी और किसी न किसी तरीके से इसे हासिल करना चाहती थी। सूरत ख्वाह कोई भी हो, इससे इन्हें कतन कोई सरोकार ना था। जब भी आपा ने यह हल निकाला कि इन दोनों को शादी के बाद ये शहर छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरी जगह रिहाइश इख्तियार करने का सोचना चाहिए। इस तजवीज़ को सराहते हुए मुस्तकिल सुकूनत के लिए दोनों ने कराची जैसे वसी शहर का इंतखाब किया था कि सबूक की एडवर्टाइजिंग कंपनी का हेड ऑफिस भी वहीं था और ज़िया साहब के कहने पर बासानी इसका ट्रांसफ़र वहाँ हो भी जाता। लिहाजा तय ये पाया कि पहले सबूक वहाँ जाकर रिहाइश का कोई माकूल इंतज़ाम करे और फिर शादी के बाद दोनों को अल्लामा साहब खुद कराची छोड़कर आएंगे। तब तक आयशा का आपा ही के घर में रहना करार पाया था। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो अभी जायनमाज़ लपेट रही थी कि ना जाने कब सबूक मस्जिद से वापस आकर इसके पीछे आ खड़ा हुआ। नई ज़िंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। करीब होते हुए इसने सरगोशी की तो वो चौंक ही तो गई। शुक्रिया, मुस्कुराते हुए जवाब देकर इसने जायनमाज़ अलमारी पर रखी। वो अभी तक किसी पर नज़रें जमाए खड़ा था। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आयशा कि खुदा ने तुम्हारे दिल को ईमान जैसी रोशनी से मुनव्वर किया। वो बेड पर बैठी तो सबूक ने धीरे से इसके हाथ थाम लिए। वाकई सबूक, खुदा ने तो मुझे मेरी हैसियत और औकात से भी बढ़कर नवाज दिया है और इतना दिया है कि अक्सर मुझे अपना दामन तंग महसूस होता है और ख़ुद अल्लाह ताला ही तो फरमाता है ना कि तुम मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो नऊज़ुबिल्लाह जुटलाना तो दूर की बात सबूक, मेरी तो सोच की वसअत इतनी नहीं कि इसकी दी गई नेमतों को शुमार ही कर सकूँ। आंखों में उतरती नमी के साथ इसके दिल की सच्चाई लफ्ज़ों में डल रही थी। अल्लाह में हरदम अपना शुक्र अदा करने की तौफीक दे, आमीन। एक हाथ से इसका कंधा थपकते हुए वो बोला तो जवाबन मुस्कुराते हुए इसने भी इंशाल्लाह कहकर सर हिला दिया। ये छोटा सा फ्लैट ही अब इनकी कुल दुनिया थी। ज़िया साहब की मेहरबानी की बदौलत इसका ट्रांसफ़र बगैर किसी तरद्दुद के कराची हेड ऑफिस में कर दिया गया था और जब अलामा साहब के साथ वो कराची आई तो चूँकि वो मुकम्मल तौर पर निकाब में थी, लिहाजा इन्हें शहर छोड़ने से कराची पहुँचने तक किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हुई। मिसेस जैकब नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के अलावा अपने ज़राए से भी पागलों की तरह से ढूंढ रही थी, लेकिन चूँकि इन्हें खुदा का साथ हासिल था, लिहाजा कोई इनका बाल तक बहका न कर सका और वो बहिफाजत कराची पहुँच गई। ज़िंदगी अपने मामूल की तरफ रवां दवा थी। मास्टर्स कर लेने के बाद सबूक मुकम्मल तौर पर अपनी जॉब की तरफ तवज्जो दे रहा था। कंपनी की तरफ से इसे एक गाड़ी भी दी गई थी। ऑफिस से फारिग होने के बाद वो दोनों दर्स कुरान सुनने ज़रूर जाते। दीगर छोटे छोटे मसाइल के लिए वो आपस से इंटरनेट के ज़रिए राब्ते में थी। बसूरत दीगर गर्दारी, चूँकि आयशा के लिए एक बिल्कुल ही नया तजुर्बा था, लिहाजा वो इसे भी इंजॉय करती। किताबों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता खानों में जायका और महारत शामिल होती जा रही थी। इसके अलावा अपने छोटे से घर को शीशे की तरह चमकाने का भी इसे क्रेज़ था। फारिग होती तो इस्लामी कुतुब इसके ज़रिए मुताले रहती। गर्ज ये कि ज़िंदगी में इतना सुकून धर आया था कि बाज़ औक़ात वो खुद हैरान होती। सबूक को खुश रखना इसकी अवलीन तरजीह थी। जानती थी कि इस अमल का भी 1000 दर्जा सवाब है। इसकी हर बात को वो अपने लिए हुक्म तस्वर किया करती थी। इसका हर काम इतनी मोहब्बत और दिल से करती कि वो ख़ुद को खुशकिस्मत तरीन इंसान गर्दानता। आज सबूक ने ऑफिस से फ़ोन पर ठीक 5 बजे तैयार रहने को कहा था कि आज इनका बाहर खाना खाने और लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम था, इसीलिए मैरून और वाइट कलर की शलवार कमीज़ के साथ खूबसूरत रंगों से सजा टाई एंड टाई का दुपट्टा लिए वो बढ़ती हुई बालों की चुटियाँ बनाने में मसरूफ़ थी। एक तो इसने कुछ अर्सा पहले इन्हें नहायत शॉर्ट करवा दिया था और फिर बालों के बढ़ने की रफ्तार भी नहायत कम थी, इसलिए बेशुमार पिनें लगाने के बावजूद इधर उधर से निकलकर इसकी गर्दन से लिपटने लगते। आउच, अभी वो बालों के नाज उठाने में मसरूफ़ थी कि अचानक पीछे से आकर सबूक की गुदगुदी करने से वो गड़बड़ा गई। चूँकि डुप्लीकेट चाबी हर वक्त इसके पास मौजूद रहती थी, इसलिए अक्सर वो इसे चौंका दिया करता। तो मिसेस बना सवरा जा रहा है। ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाकर शीशे की तरफ रुख किए एनिस के सामने खड़ा, दोनों हाथ सीने पर बांधकर वो बड़ी ही पुरशौक नज़रों से इसे देख रहा था। हाँ जी जनाब को खुश भी तो रखना है ना। इसी की टोन में बोलती हुई वो दोबारा बालों में मसरूफ़ हो चुकी थी। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, खुदा हर एक को तुम जैसी बीवी अता करे। तुम्हारी चाहत में तो मैं सब कुछ कर गुजरने को तैयार हूँ। इसके कंधे पर सर रखते हुए वो बोली तो सबूक ने फ़ौरन इसे अपने बाजुओं की मजबूत पनाहगाह में कैद कर लिया। अरे आशू, तुम क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
कभी कहकर तो देखना। चेहरे को छूते रेशमी बालों को परे करते हुए वो मुस्कुराया। लहजे की सताकत चीख चीख कर आप अपनी गवाही दे रही थी। कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही मूड में आता देखकर वो इसके बाजों के हल्के से निकली कि अब इसकी आंखें भी कुछ बोल रही थी, लेकिन वो शरारत पर आमादा थी। जब भी ठिनक कर पूछा, शक है क्या? लहजा हनूस मोहब्बत से चूर था, लेकिन इससे पहले कि वो दिल में मचलते जज्बात की अमली तस्वीर पेश करता, एक बार फिर इसने तस्दीक चाही। वाकई 100% वाकई। अच्छा तो फिर मेरी छुट्टियां बना दें। घंटे भर से लगी हूँ लेकिन बन के नहीं दे रही। चेहरे पर आई मुस्कुराहट छुपाते हुए निचला होंठ दांतों तले दबाकर वो इस मासूमियत से बोली कि पहले तो वो हैरान हुआ, लेकिन फिर इसकी शरारत समझकर एक जानदार कहका कमरे की फिजा में गूंजने लगा। तो भाई ये जो तुम्हारे बाल हैं इन्हें बेशक खुला रहने दो या पोनी बना लो। स्कार्फ के बाद तो तुम्हारा एक बाल भी नजर नहीं आता, लेकिन मैं तो आपकी खुशी के लिए कर रही थी कि आपको छुट्टियाँ पसंद हैं। बालों को ब्रश करके अब वो बनाना क्लिप लगा रही थी। तुम क्या जानो तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ भर दी हैं। एक एक पल तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेने की दुआएं मांगने के साथ खुदा से तुम्हारे इस्लाम कबूल करने की दुआएं मांगता था। मेरे ख्याल में तो ये सब नामुमकिन था, लेकिन देखो अल्लाह ताला ने किस तरह तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लाकर मुझे दायमी और सच्ची खुशियों से इस तरह रोशनास करवाया है कि मैं सबका तमाम महरूमियाँ बुला बैठा। एक जज्ब के आलम में वो बोलता जा रहा था। बेशक वो हमारा सबसे बड़ा मोहसिन है। अच्छी तरह स्कार्फ लेने के बाद बाईं तरफ पिन लगाकर वो इसके करीब आ खड़ी हुई। काश वो हमें अपने पसंदीदा लोगों में शामिल करे। सुबह की इस दुआ पर दोनों के लब आमीन के लिए हिले थे। आजकल वो दोनों ही बेहद खुश थे, और खुश क्यों ना होते। दोनों बहुत जल्द वालिदैन के मोतबर ओहदे पर फायज होने वाले थे। खास तौर पर सुबह तो इसके आने वाले मेहमान के लिए बेहद एक्साइटेड था। घंटों बैठकर इसका नाम डिस्कस किया जाता। कुरान पाक में इतने खूबसूरत और बामायनी नाम मौजूद थे कि इनके लिए कोई भी फैसला करना मुश्किल हो गया था। जब भी इसने एक आसान सा हल निकाला और तमाम नामों को इसने पर्चियों पर लिख दिया और तय ये पाया कि जिस दिन नन्ना मुन्ना इस दुनिया में आएगा, कलमा पढ़कर तमाम पर्चियों में से कुरान निकाला जाएगा जो कि इसका नाम करार पाएगा। चूँकि डिलीवरी में 1-1.5 माह ही बाकी रह गया था, सो आयशा की तबीयत के पेश नज़र वो इसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखता। इसके ना करने के बावजूद सालन खुद बनाकर रोटियां बाहर से ले आता। अलबत्ता इससे इतनी इजाज़त ज़रूर थी कि इसके खाना बनाते वक्त वो किचन में मौजूद चेयर पर पाँव समेटकर बैठ सकती है। शुरू से हॉस्टल लाइफ गुजारने की वजह से ना सिर्फ वो खाना खुद बना सकता था, बल्कि हर चीज़ को सलीके करीने से खुद संभाल कर रखने की भी इसे आदत थी। वो कि पहले ये तमाम जिम्मेदारी आयशा ने अपने सर ले रखी थी, लेकिन अब तो सुबूक ने इसकी झाड़ू पोंछा करने पर भी पाबंदी लगा रखी थी और तय ये पाया था कि झाड़ू पोंछा सिर्फ इतवार को हुआ करेगा। इस दिन वो अभी सो रही थी कि खटर पटर की आवाज़ों से इसकी आंख खुल गई। फजर की नमाज और तिलावत के बाद इसने अलार्म लगाया था, लेकिन शायद सुबूक ने उठते हुए ऑफ कर दिया था। ज़रा जो करवट बदल कर देखा तो खुले दरवाजे से सुबूक पर नज़र पड़ी, जो आयशा ही की तरह हाथों पर दस्ताने पहने बड़ी फुर्ती से पोंछा लगा रहा था। पहले तो इसे सुबूक पर ढेरों प्यार आया और इसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इसे कितना मोहब्बत और ख्याल रखने वाला जीवन साथी अता किया है। लेकिन फिर एकदम ही इसे बेपनाह शर्मिंदगी ने आन घेरा जब भी फ़ौरन बिस्तर छोड़ा और इसके पास पहुँच गई। सुबूक, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। क्या कर रहा हूँ भाई? अपने घर में अपने काम कर रहा हूँ। बाल्टी में पोंछा निचोड़ते हुए वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। सब औरतों के यहाँ बच्चे होते हैं, लेकिन वो आखिर दिन तक काम करती हैं। मैं भी इन्हीं सब की तरह हूँ। करने दिया करें मुझे काम। आयशा इसके हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन इसने आहिस्तगी से हाथ हटा दिया। पहली बात तो यह है कि किसी किस्म का काम करने में कोई ऐब नहीं है। खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ही काम अपने हाथ से किए हैं, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि यूँ तो हमेशा, लेकिन खुसूसन इस हालत में बीवी को खुश रखने और आराम पहुँचाने का बेहद सवाब है। तो भाई लिखवा लेने दो कुछ नेकियां मुझ गुनहगार को अपने नामे अमाल में। चूँकि तमाम काम ख़त्म हो चुका था, लिहाजा बाथरूम में दस्ताने उतारकर हाथ धोने के बाद अब वो इसके लिए किचन में आ गया था। और सब औरतें ना तो आयशा हैं और ना सब मर्द माँ बदौलत सुबूक रज़ा के एक दूजे का यूँ ख्याल रखें। जब भी तो कहता हूँ हम सा हो तो सामने आए। स्लाइस टोस्टर में डालकर चाय चढ़ाते हुए वो मुस्कुराकर बोला तो इसका रोम रोम सुबूक के प्यार में झूम उठा। ऐसे ही सुगर शोरों की लड़कियां तमन्ना किया करती हैं। बगैर किसी बौखलाहट या अफरा तफरी के सलीके से इसका काम करता देखकर इसे ना सराहना वाकई ज्यादती होती है। लिहाजा कुर्सी पर पाँव समेटकर बोली, अपना हाल देखो ज़रा, पाँव तुम्हारे सूज रहे हैं। बीपी की प्रॉब्लम तुम्हें है, फिर भी ज़बरदस्ती हर काम में घुसने की कोशिश करती हो। इसकी तारीफ़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए वो बोला तो इसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। नमाज तो तुम बैठ कर पढ़ती ही हो,
बस हर वक्त या हय्यू या कय्यूम बेरहमतिक का इस्तगीस का व्रत रखा करो और कुरान पाक पढ़कर दुआ मांगा करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा फरमाए। समझी। हल्के से इसके सर पर प्यार से चपत लगाते हुए इसने कहा और हमेशा की तरह दिल ही दिल में खुद भी इसके लिए दुआएं मांगने लगा। आज इसकी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाकर घर लौटे तो सुबूक ने न्यूज़ सुनने के लिए टीवी ऑन कर दिया, जहाँ दुनिया भर में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। इराक, फ़लस्तीन, बोस्निया, कश्मीर और मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमान जबर ज्यादती का निशाना नजर आ रहे थे, जहाँ बेकसों मजबूर माएँ बहनें ज्यादती का शिकार हो रही थीं। वहीं बूढ़े और जवान गोलियों से छलनी किए जा रहे थे। वो मुल्क जहाँ एक कुत्ते को जख्मी कर देने की भी सज़ा मुकर्रर है, जो अपने बजट तक में जानवरों के हकूक़ और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रकम मख्तस करते हैं, वो इंसानियत की इस कदर तज़लील पर खामोश तमाशाई बैठे थे। डॉक्यूमेंट्री का दूसरा हिस्सा खुदकुश हमलों पर मुश्तमिल था। दूसरी जगहों के अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर किए गए खुदकश हमलों की तस्वीर कशी बहुत बेहतरीन और मौसर अंदाज में की गई थी। सबूक इंतहाई कर्ब के आलम में ये सब देख रहा था। आयशा चेंज करके आई तो इससे रहा ना गया। आशू, क्या ये खुदकुश हमले किसी भी तरह जायज़ या हमारे मफाद में हैं? क्यों हम अपने ही कुंबे को ख़त्म कर देने पर तुले हैं? क्या दूसरे अक़वाम की तरफ से कोई कसर रह गई है? हम भी अपनों के खून में हाथ रंग लें। हमलों के बाद के मनाजिर वाकई दिल दहला रहे थे। नहीं सबूक, ये लोग किसी सूरत मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह को मानने और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानने वाला कोई भी शख्स इस तरह का काम नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं मानती। मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते हुए वो किसी तौर पर मानने को तैयार न थी कि इस घिनौनी हरकत का जिम्मेदार कोई मुसलमान हो सकता है। सबूक ये सब देखकर बेहद दिल गिरफ्तार हो गया था, लिहाजा इख्तिलाफ़ी राय रखने के बावजूद खामोश हो गया। डिलीवरी के दिन करीब आते जा रहे थे। ममता का नूर मुकम्मल तौर पर इसके चेहरे का अहाता किए रखता और मुस्कुराहट ने तो जैसे इसके लबों पर डेरा सा जमा लिया था। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने इसके नसीब में लिख दी थी, इसका तो कभी इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। कभी भूल कर भी इसे अपने घर या माँ की याद नहीं आई थी। और वैसे भी सुना था कि काफ़ी तलाश बेसार और ख्वारी के बाद भी जब वो इसे हासिल करने में कामयाब ना हुई तो इन्होंने रोड एक्सीडेंट में इसे मुर्दा करार देकर लोगों से ताज़ियतें तक वसूल कर ली थी। हासिल की गई लाश का चेहरा चूँकि नाकाबिल शनाख्त था, लिहाजा अपने मज़हब के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा करके इसे दफना भी दिया गया था कि इसके मुसलमान हो जाने की तो वो हमेशा से तरदीद करती आई थी। वैसे भी आयशा को इनसे यही तवक्का थी, इसलिए इसे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका था। खुशगुलो तो वो थी ही, फिर जिस जज्ब और नम आंखों से वो नात पड़ती तो सुनने वालों की आंखें भी अकीदत और फरते जज्बात से नम हो जाया करती। लेकिन चूंकि डॉक्टर के मुताबिक डिलीवरी के दिन नज़दीक थे तो अपनी हालत के पेश नज़र मुहाफिल मिलाद में जा नहीं पा रही थी, जिसका इसे अपने बेपनाह क़िल्लत था। जब भी सुबह के कहने पर इसने भी 12 रबीउल अव्वल के दिन महफिल मिलाद अपने ही घर में मुनक्किद करवाने का सोचा। उस दिन के लिए इसने बेहद इंतज़ार किया था और जिस दिन मिलाद होना था इन दोनों की खुशी ही काबिल दीद थी। मना करने के बावजूद इसने सबूक के साथ मिलकर घर का कोना कोना चमकाया था। कैसी बाबरकत महफिल में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुतल्लिक वो बखूबी आगाह थे। सो बेहद जोश व खरोश के साथ हर काम करते हुए नामा अमाल में नेकियों का इंदराज करवाते रहे। आयशा के लिए तो खैर ये था ही पहला मौका, लेकिन सबूक भी नहायत जोश व खरोश से हर काम में हिस्सा ले रहा था। मिलाद का वक्त चूँकि असर की नमाज के बाद रखा गया था तो जोहर तक ड्राइंग रूम और इससे मुल्हका टीवी लाउंज से फर्नीचर हटाकर फर्श पर चांदनी बिछा दी गई थी। मिलाद पढ़ने वालियों के लिए गुलाब के फूलों के हार और चंबेली के गजरे, जबकि हाजिरीन महफिल के लिए गुलाब और मोतिये के गजरों का इंतजाम था। बुरकी कुमकुमों से खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल जो आपा और अलमाए साहब ने गिफ्ट किया था कमरे के ऐन वस्त में रखा गया था। एक तरफ तस्बीहां जबकि दूसरे कोने में रखे साइड टेबल पर अतरदान और फूलों की पत्तियां रखी गई थी, जो कि सरवर कायनात के हुजूर सलाम पेश करते हुए हाजिरीन पर निछावर की जाती। न सिर्फ ये बल्कि खाने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया था, जिसके लिए मिसेस बशीर की दोनों काम वालियों हनीफा और नुसरत के अलावा मिसेस अकमल के घर काम करने वाली रोजीना को भी बुलवा लिया गया था और ये सारा इंतजाम इसी के सर था। सफ़ेद रंग के ढीले डाले लिबास में इसका मासूम सा चेहरा बेहद पाकीज़ा लग रहा था। गो के आज इसने खिलाफे मामूल सबूक के साथ काम भी करवाया था, लेकिन तरोताज़ा चेहरे पर थकन की कोई लहर छू कर भी नहीं गुजरी थी। हालांकि केस में मुतवक्का पेचीदगी के बायस डॉक्टर ने इसे मुकम्मल बेड रेस्ट बताया था, लेकिन आज इसने सबूक की भी नहीं सुनी। मेरा ख्याल है कि सारा काम मुकम्मल हो गया है। कल्बदार सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने इसका चेहरा इतना पुरकशिश और शख्सियत इतनी सैरंगेज़ लग रही थी कि एक टक देखती आयशा ने फ़ौरन नज़रें झुका ली, मबादा इसकी नज़र ही ना लग जाए। हाँ बिल्कुल 100%। एक तनकीती नज़र सारे कमरे पर डालने के बाद इसने सारे इंतजामात को पास कर दिया। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा कर हमारा ये जज्बा भी कबूल फरमा ले, वो बोला और फिर एकदम ही घड़ी की तरफ देखकर चौंक गया। ओह 3 तो बज गए हैं, 4 बजे तक मुझे
एक जलसे में शरीक होना है। मेरा ख्याल है अब मैं चलूँ, और हाँ, अपना ख्याल रखना। जाते जाते वो मुड़ा और इसके रुखसार पर भरपूर प्यार की मोहर सब करके वॉशरूम की तरफ बढ़ गया कि वो हमेशा घर से बावजू निकलता था। मिलाद शरीफ की महफिल इख्तिताम पजीर हो चुकी थी और सभी ने इसकी नात गोई के अंदाज को बेहद सराहा था। मगरिब की नमाज के बाद खाना खिला दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन तमाम ख़वातीन रुखसत हो चुकी थीं। तीनों काम वालियाँ बड़ी मुस्तैदी और तेज़ रफ्तारी से सारा काम समेट रही थीं, जबकि वो मिसेस बशीर और मिसेस अकमल के साथ बैठी थीं और इनका इसरार था कि इनके घर पर होने वाले मिलाद में वो नात ख्वानी करे, और चूँकि इनका अपार्टमेंट आमने सामने था लिहाजा इसने बड़ी खुशदिली से इनके घर आने की हामी भर ली, बावजूद इसके कि आज इसके पाँव की सूजन में इजाफा हो गया था। 9 बज गए हैं, ज़रा हेडलाइन न्यूज़ सुन लूँ। फ्लोर कुशन पर बैठते हुए मिसेस अकमल ने रिमोट से टीवी ऑन किया कि वो और इनके शौहर मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात पर गहरी नज़र रखते थे। जब भी इनके घर कमोबेश 3-4 न्यूज़पेपर्स आया करते थे, लेकिन ये क्या, टीवी स्क्रीन पर तो जैसे नज़रें जम सी गई थीं। रबीउल अव्वल के जुलूस में खुदकुश हमला किया गया था और जियो चैनल इस आने की बराह रास्त कवरेज कर रहा था। चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हुजूम था, अफरा तफरी के आलम में ज़ख्मियों को उठा उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था। मुख्तलिफ जगहों पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। मुश्तइल अवाम पुलिस या किसी भी फोर्स को नश्तर पार्क में दाखिल होने नहीं दे रही थी। वो जगह जहाँ कुछ देर पहले आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबीन खुदा के हुजूर झुकाए हुए थे, अब वही जगह खून से सुर्ख हुई किसी कुर्बानगाह का मंजर पेश कर रही थी। इमामत की खुशनसीब जगह का शर्फ हासिल करने वाला स्टेज तबाह बर्बाद हो चुका था। हर आंख अश्कबार और हर दिल नौह कना था। ऐसी पाक और बाबरकत महफिल में ऐसी कबिया हरकत पुलिस फोर्स और ज़िले इंतज़ामिया के वजूद की नफ़ी करता एक और वाक़या अवाम के जान माल की हिफाजत करने का दावा करने वालों का मजाक ही तो उड़ा रहा था। वो तीनों अपनी अपनी जगह बेखुद सी होकर बैठी रह गई थी। किचन से हनीफा, नुसरत और रोजीना भी आकर टीवी के सामने बैठ गई थी। आयशा चूँकि जानती थी कि शहर भर के तमाम जुलूस आखिर में नश्तर पार्क में जमा होना था, लिहाजा सुबह का ख्याल आते ही इसका दिल बैठने लगा। कुछ लम्हे तो इसने सब्र ज़ब्त से काम लिया, लेकिन फिर रहा ना गया। खून में लथपथ लाशों को देखकर इसका तमाम हौसला जवाब देने लगा था। सुबूह या अल्लाह मेरे सुबूह की खैर, सुबूह या अल्लाह। सब्र ज़ब्त के मुतल्लिक अजर सवाब से गुंदे आपा के खूबसूरत लेक्चर्स इसे अच्छी तरह याद थे। जब भी बंद होती आंखों लम्हा भर में पपड़ी जमे होंठों से अदा होने वाले ये आखिरी अल्फाज थे, और इसके बाद इसे अपने गिरदो पेश की कुछ खबर ना रही। इसकी बिगड़ती हालत देखकर मिसेस अकमल और मिसेस बशीर के तो हाथ पांव फूल गए। एक तो सुबह की परेशानी, फिर इसकी फ़िक्र। मिसेस अकमल ने तो मोबाइल से अपने हस्बैंड को सुबह के नश्तर पार्क में मौजूद होने के बारे में बताकर इसकी खैरियत दरियाफ्त करने को कहा, तो मिसेस बशीर ने फ़ौरन टेलीफोन के साथ रखी डायरी से इसकी डॉक्टर का नंबर देकर सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचने का कहा। तब तक रोजीना इनके बड़े बेटे मोहित को बुला लाई थी। इस तरह वो दोनों सुबह और आयशा की खैरियत की दुआएं करते हुए जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचने की तगदो करने लगी। लेकिन बाहर की तो सूरत हाल ही अजीब थी। मुश्तइल नौजवानों ने जगह जगह से सड़कें ब्लॉक कर रखी थी। कहीं पर गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा था, तो कहीं किसी पार्क की गई गाड़ी को आग लगा दी गई थी। मुख्तलिफ किस्म के नारेबाजी करते हुए नौजवानों ने मजीद खौफ का समा पैदा कर रखा था। न तो साने की इत्तला मिलने पर अजीज रिश्तेदारों की खबरगिरी के लिए निकलने वाले लोगों को रास्ता मिल पा रहा था, न ही एम्बुलेंसेस को, बल्कि कई जगहों पर तो ईदी एम्बुलेंसेस के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। आयशा की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के लिए रास्ता मिलना नामुमकिन नजर आ रहा था। मुख्तलिफ जगहों से गाड़ी वापस मोड़ने के बाद आखिरकार मोहित लंबा सा टर्न लेकर अस्पताल पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन इस वक्त तक आयशा की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। सो फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, लेकिन इस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बकौल डॉक्टर के कि अगर वो लोग आयशा को लेकर वक्त पर अस्पताल पहुँच जाते तो केस इतना ज़्यादा सीरियस हरगिज़ ना होता। जब इंतहाई कोशिश के बावजूद वो बच्ची को नहीं बचा पाई थी और किसी अंदरूनी पेचीदगी की बिना पर वो आइंदा माँ बनने के काबिल भी नहीं रही थी। नीम बेहोशी की हालत में इसके मुंह से बेरब्त अंदाज में अल्लाह के हुजूर सुबह की खैरियत के लिए दुआएं निकल रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस पर क्या क़यामत बीत गई है। अकमल साहब फ़ोन सुनने के फ़ौरन बाद वक़्वे पर पहुँच गए थे और वहाँ से अस्पताल जाकर मुख्तलिफ ज़ख्मियों को देखने के बाद धड़कते दिल से इन्होंने मुर्दा खाने में कदम रखा, जहाँ तमाम लाशें रखी जा रही थीं और लवाहिकीन अपने प्यारों को आस निराज की कैफियत में तलाश करते वहाँ तक पहुँच रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नमाज मगरिब अदा करते हुए सुबह अपने मालिक हकीकी के पास जा पहुंचा था। सफ़ेद कल्फ लगा कुर्ता शलवार खून से सुर्ख होकर मलमल की तरह नरम पड़ चुका था, लेकिन चेहरे पर अभी तक मुस्कुराने का गुमा हो रहा था कि वो भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इन खुश नसीबों में शामिल हो गया था जो इसका नाम लेते इसकी बारगाह तक जा पहुँचे। हुस्न देखे ना किसी की ये जवानी देखे, कितनी बेरहम इलाही ये कज़ा होती है। अच्छे लोगों को छीनती है मौत, कितनी मुर्दम शनास होती है।
तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए जूं ही इसने जीना अबूर किया, रफ्तार में एकदम सुस्ती आ गई थी। बड़ी दोपहर की चिलचिलाती धूप तो थी लेकिन लो न थी, लिहाजा हवा गुनगुनाती हुई आती तो बेख्तियार नफूस खिल से उठते, लेकिन इसे तो हवा के लम्स में भी करख्तगी महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था कि धूप के साथ इसका अपना वजूद कतरा कतरा मोम की तरह पिघल जाएगा। डिप्रेशन का एक ना ख़त्म होने वाला रेला था जो दिमाग में किसी कोई गम की तरह बराजमान था, और इस कोई गम में इसके इन बहे अश्कलावे की तरह जमा हो रहे थे। लेकिन अब इसका खमसार सुबूक इस दुनिया में मौजूद न था जिसके सीने पर सर रखकर वो अपने अंदर के तमाम बोझलपन को आंसुओं की सूरत बह जाने देती। वो आंख तो लम्हे भर में उजल हो गई थी जो इसके अंदर के गम को खोजती, पा लेती और हमेशा के लिए खुरच डालती। आखिरी दिए गए भूसे की हिद्दत वो अभी तक अपने दाएं गाल पे महसूस करती थी। कभी कभार तो इसे अपनी ज़ात ऐसे उलझे हुए धागे की मानंद लगने लगती थी जिसे सुलझाना नामुमकिन था, और अगर बिलफर्ज सुलझा भी लिया जाए तो सूरत ये बनती कि जगह जगह से टूटने के बाद दोबारा जोड़ा गया धागा रफू तक करने के काम न आता। इन्हीं सोचों में गुम वो कितनी ही देर बरगद के दरख्त के नीचे जड़ के पास उगी पेली घास से अपनी ज़ात का मुवाजना करती रही। लेकिन अजान जोहर की सदा कान में पड़ते ही एक ख्याल जैसे बिजली की तरह इसके जहन में कूदा था। जी हाँ, आज वो कराची ही में जाकरा के तौर पर लोगों के दिलों पर जमे जंग को खुरचने में मसरूफ़ है कि अब यही इसके लिए मकसद हयात भी है और ऐन इबादत भी। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।